बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान और आगाज़ करेंगे शो का इस शहर बेअमा के हवाले से। और जिस शहर में हम बैठे हैं यानी शहर कायद की मैं बात कर रही हूँ। बड़े बुरे हालात भी देखे। एक वो वक्त था कि एक दिन में 100 बंदा इस शहर में मर जाता था टारगेट किलिंग का और दहशत गर्दी का शिकार हो जाता था। फिर अमन लौटा, लेकिन अमन लौटने के बाद भी आज भी इस शहर के लोग कोई गटर में गिर के, कोई ट्रक के नीचे आके, कोई ट्रॉलर के नीचे आके कुचला जाता है और वो अपनी ज़िंदगी से चले जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके घर वालों पर क्या बीती होगी। हम अगर इस शहर के, क्योंकि जब साल का एंड हो रहा होता है तो फिर आप असेस करते हैं कि हालात कैसे रहे, परफॉर्मेंस कैसी रही और जो वादे किए गए क्या वो इस साल पूरे हुए कि नहीं। तो इस हवाले से कराची शहर के जो हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात हैं, अगर हम सिर्फ उस पर नज़र डालें, अभी साल ख़त्म होने में दिन बाकी हैं, कह लें 20 करीब के दिन बाकी हैं, तो 345 दिन अभी तक गुजरे हैं। इन दिनों में हैवी ट्रैफिक हादसात में आप अंदाज़ा लगाएं 246 शहरी जान से चले गए। और मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो हॉस्पिटल चले जाते हैं ज़ख्मी होकर और फिर ज़ाहिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वहाँ से भी खबर आती है कि वो भी अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ भाग हो गए। अब जो हम हैवी ट्रैफिक से जाँ भाग अफराद की बात कर रहे हैं, इनमें अगर मैं आपको कुछ स्टैट्स बताना शुरू करूं तो वो स्टैट्स आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि हर रोज़ हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे होते हैं कि किस तरीके से ये हादसात हो रहे हैं और क्या क्या इस वक्त ई चालान तो हो गया, जगह जगह कैमरास भी नस्ब हो गए हैं। लोगों को सीट बेल्ट ना लगाने पर, हेलमेट ना पहनने पर हैवी चालान किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो हैवी ट्रैफिक लोगों की जान ले रहे हैं, इनके हवाले से क्या किया जा रहा है? क्योंकि वादे बहुत किए गए, ट्रैकर लगेगा जी और फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेंगे, साइड ग्रिल लगेगी, सेफ्टी ग्रिल लगेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी हादसात हो रहे हैं। क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? बिल्कुल, डॉग टेस्ट भी होंगे और उसके बाद सदफ आप ये भी, हम इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कराची के नौजवान, कराची के बच्चों का ये नसीब रह गया है बस कि कभी कोई मैन होल में गिरकर जहाँ बहाक हो जाएगा, कभी कोई टैंकर के नीचे आ जाएगा, कभी कोई मज़दा की जद में आ जाएगा। वो माएँ जिन्होंने पाल पोस कर 20-20, 25-25 साल जवान किया, जिनके लख्ते जिगर उनसे बिछड़े हैं, उनको क्या रीजनिंग दी जाएगी? उनको ये नहीं बताया जा सकता कि ये इलाका फलां के अंडर आता है, ये इलाका फलां के अंडर आता है। उनको ये रीजनिंग नहीं दी जा सकती, ये उनका कंसर्न नहीं है। और सबसे पहले एक नज़र डालेंगे कि इस शहर में कौन सी गाड़ियों ने, कि ज़ाहिर हैवी ट्रैफिक की भी कैटेगरीज डिफरेंट हैं, कौन सी गाड़ियों ने कितने मासूम शहरियों की जानें ली हैं, क्या स्टैट्स हैं, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम डंपर की बात कर लेते हैं। डंपर की बात करेंगे। डंपर हम सुनते हैं, आए रोज खबरों में सुनते हैं कि डंपर हादसात होते हैं, डंपर हादसे में इतनी उम्र का नौजवान शहीद हो गया, इतनी उम्र का बच्चा जाँ बहाक हो गया, ये फैमिली जाँ बहाक हो गई। डंपर हादसात में 41 जिंदगियों के चिराग गुल हुए हैं और हम बात कर रहे हैं साल 2025 की, जिसको अभी खत्म होने में 20 से 25 दिन बाकी हैं। और आए रोज हम सदफ ये खबर देते हैं कि डंपर बात एग्जैक्टली डेली की बुनियाद पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। कितनी दफ़ा इस पर बैठ के हमने हुकूमत वक्त से करता धरता से बैठकर सलूशन पूछा है। DIG ट्रैफिक हमारे प्रोग्राम का कितना अरसे हिस्सा रहे। अब हम ज़रा हैवी ट्रैफिक में जब बात ही कर रहे हैं तो हम ज़रा ट्रॉलर की बात करते हैं। अच्छा जी, इससे 95 जिंदगियां गई। लेकिन सबसे पहले वाटर टैंकर का भी बता दें। अच्छा, वाटर टैंकर बड़ा मसला है कराची में, पानी नहीं है। पानी नहीं है तो लोगों को वाटर टैंकर मंगवाना पड़ता है। अब जाहिर है ये एक ज़िंदगी की नेसेसिटी बन गई है, इसकी वजह से भी लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं। 56 अफराद इस साल में सिर्फ वाटर टैंकर, जो कि आपको बड़ा लग रहा होता है जी ये लोगों को पानी फराहम करने जा रहा है, लेकिन इसकी जद में आकर भी 56 अफराद, मैं 56 अफराद नहीं कहूँगी, ये 56 ख़ानदान हैं। जब किसी के घर से जनाजा उठता है तो उस फैमिली पे क्या बीतती है, जब वहाँ का जवान बच्चा वहाँ से जाता है तो उस फैमिली पे क्या बीतती है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अब जब हम हैवी ट्रैफिक की बात कर ही रहे हैं, डंपर की बात की हमने, वाटर टैंकर की बात की हमने, ट्रेलर की बात करते हैं। ट्रेलर के वाक़यात भी आप आए रोज़ सुनते हैं और ये खूनी ट्रेलर्स होते हैं, ये 12 व्हीलर ट्रेलर्स, इससे ज़ायद के लंबे लंबे ट्रेलर्स होते हैं और हम देख रहे होते हैं सड़कों पर चलते हुए।
इस टाइम इससे भी लंबे लंबे ट्रॉलर जो है वो चल रहे होते हैं दुनिया भर में। ये हैवी ट्रैफिक के लिए अलग लेन मुख्तस होती है, अलग उनके लिए बाकायदा लेन बनाई जाती है और उनके रूल्स होते हैं, उनके औकाते कार होते हैं। बहरहाल औकाते कार तो यहाँ भी हैं, लेकिन उन औकाते कार पर अमल कितना होता है ये सबके सामने है। और इन ट्रेलर्स के होते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स, जिनकी वजह से साइड पे आती बाइक्स और गाड़ियां भी आपको नजर नहीं आती। आपको ये बता दें कि साल 2025 में इन खूनी ट्रेलर्स ने 95 जिंदगियां निकली। 95, 95 आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड देन अगेन फिर वही बात है कि ये 95 खानदानों की बातें हो रही हैं। मैं और आप इजहार ताजियत कर सकते हैं, दुख का इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन जो कर्ब इन 95 खानदानों पर गुजरा होगा वो हम उसको ना बयान कर सकते ना हम उसको महसूस कर सकते। और साइम एक चीज़ मैं और बताऊं, चाहे वो गटर में गिर के कोई बच्चा या कोई बड़ा बुजुर्ग खवातीन जांबा को या ट्रॉलर या हैवी ट्रैफिक के नीचे आके, आज हम जिस सोसाइटी में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, कोई आपके ऑफिस में होता है जिनके घर में इस तरह का वाकया होता है, कोई आपके जानने वालों में होता है जिनके साथ ये वाकया हुआ होता है। अब मज़दा की बात करते हैं। मज़दा के हवाले से बताते हैं जी, मज़दा ने 20 अफराद की जान ले ली है और जिस तरीके से ये सड़क पे दौड़ रहे होते हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कहते हैं ना हाई स्पीड पे बड़ा ई चालान हो रहा है लोगों पे, लेकिन यहाँ पर चालान क्यों नहीं होते हैं? ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही होती है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो सबके जहनों में हैं। बिल्कुल। और लास्टली आपको ये बताएं कि ये जो बसेस आप चलती देख रहे होते हैं, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स भी सफ़र कर रहे होते हैं, लटके हुए नज़र आ रहे होते हैं आपको, शहरी भरी हुई होती हैं ये बसेस और सड़कों पर आपको चलती नज़र आ रही होती हैं। इन बसेस ने 32 अफराद को जाँ बहा किया है साल 2025 में, 32 अफराद को। और ये बसेस आपको हर टाइम नज़र आ रही होती हैं, हर सड़क पर नज़र आ रही होती हैं। ये खूनी बसेस हैं, ये खूनी हैवी ट्रैफिक है, जिनके औकात कार तो तयन किया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती। और ये जो बात हो रही है ना कि ये आज हम बैठ के क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों हम आपको ये स्टेट्स बता रहे हैं, ये जो हमारा शो है, इस शो की सीट पे जहाँ पे हमारे मेहमान आकर बैठते हैं, इसी जगह बैठकर डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब कितनी दफ़ा आकर हमें बता चुके हैं इंशाल्लाह अब जो हमने रूल्स बनाए उस पर आप अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन होते देखेंगे। नहीं तो हम इन गाड़ियों को इजाज़त भी नहीं देंगे कि इस सड़क पर आएँ, लेकिन ये गाड़ियाँ सड़क पर भी हैं, ये गाड़ियाँ कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रही हैं, ये गाड़ियाँ उन अमल दरामद जो कानून बनाए गए उस पर अमल दरामद भी नहीं कर रही हैं और उसके बाद इस तरह जिंदगियां लोगों की जा रही हैं। वो क्या स्टेप्स थे, वो क्या वादे थे, क्या क्या कितनी बार हमसे वादे करके गए। अच्छा, हमें बार बार यकीन दहानी कराई जाती रही डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से कि कैमरास लगेंगे, डॉग टेस्ट होगा, नेविगेशन सिस्टम होगा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अंडर रन ग्रिल्स लगेंगी डंपर्स पे और ट्रॉलर्स पे। अब अंडर रन ग्रिल होती क्या है मैं आपको दिखाता हूं जरा। ये है एक ट्रक, एक डंपर, इसके अंदर नस्ब होती है अंडर रन ग्रिल जो ट्रकों के दरमियान होती है। उसका मकसद क्या होता है? इन दोनों टायर्स के दरमियान में ये देखें इन दोनों टायर्स के बीच में ये अंडर रन ग्रिल है। इसका मकसद क्या होता है कि इन केस खुदा ना खास्ता कोई बाइक यहां पे आके हिट कर जाए तो वो बाउंस बैक कर जाए, बजाय इसके कि वो इस ट्रेलर के, इस डंपर के अंदर घुस जाए और इन पिछले पहियों के बीच में आके वो कुचली जाए। ये मकसद होता है इन सेफ्टी ग्रिल्स का, इन अंडर रन ग्रिल्स का। और इंटरनेशनली यही सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बारहा हमें ये बावर करवाया गया कि ये जो अंडर रन ग्रिल्स हैं ये ट्रॉलर्स पर नस्ब होंगी, ये डंपर्स पर नस्ब होंगी। जब भी कोई बाइक इन पे टकराती है, पास आती है, तो वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, वापस बाउंस बैक हो जाती है। ये देखें पूरा, अगर आप देख सकते हैं तो पूरा ये ट्रॉलर ये कवर्ड है। क्यों कवर्ड है? ये कोई डिजाइन नहीं है, ये इसलिए कवर्ड है क्योंकि इसको अंडर रन सेफ्टी ग्रिल कहते हैं। कोई बाइक इसके नीचे ना चली जाए, नीचे आती है उसके बाद फिर इन पिछले पहियों के साथ कुचली जाती है। अब आपको दिखाते हैं कि जब ये अंडर रन ग्रिल्स नहीं होती, ये सेफ्टी ग्रिल्स नहीं होती, तो फिर क्या होता है। ये मंजर देखें आप, ये एक 125 बाइक है जिसको बड़ा एक प्रीमियम बाइक समझा जाता है और एक मुनासिब हैवी बाइक समझा जाता है। अब ये 125 बाइक को खड़ा किया गया एक ट्रेलर के साथ और अब आप इसकी हाइट से अंदाजा लगाएं। ये देखें इन दो टायरों के दरमियान, स्पेस के दरमियान ये पूरी बाइक समा गई है। और इस आप हाइट का अंदाजा कर सकते हैं कितना हाइट डिफरेंस है। ये है एक नॉर्मल बाइक, एक एवरेज बाइक, और ये है एक एवरेज ट्रेलर। ये नुकसान होता है जब आपके पास अंडर रन सेफ्टी ग्रिल्स नहीं होती। बड़ी आसानी से कोई भी बाइक हल्की सी टच होके पहियों के नीचे आके कुचली जा सकती है। बाइक कुचला, आई मीन प्रॉपर कुचला, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कितना हैवी ट्रॉलर है। ये कितना हैवी ट्रॉलर है और उसके ऊपर अभी सामान भी लदा होता है।
तो जब सामान के वेट के साथ इंक्लूड हो जाए तो उसके बाद आप सोचें कि पीछे रह क्या जाएगा इस बाइक के अंदर। और जब हम डंपर की बात ही कर रहे हैं, बाकी अब ये देखकर तो मुझे भी आइडिया हुआ कि किस तरीके से ये अफसोसनाक वाक़यात हमारे सामने आते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है ये अंडर रन ग्रिल्स का होना। लेकिन शाज़ व नादिर ही हमें ये नज़र आता है देखने में सड़कों पे जब हमें हैवी ट्रैफिक को देख रहे होते हैं। डॉप टेस्ट हो गया, कैमराज हो गए, इन पर अमल दरामद कितना हो रहा है, क्या अभी तक हुआ है, क्या हकाइक हैं, ये चाहे हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इस हवाले से ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, सलमान लोधी, वो क्या हमें बता रहे हैं सूरत हाल के हवाले से, आइए देखते हैं। शहर कायद में दौड़ते तेज रफ्तार ट्रॉलर्स, डंपर्स और वाटर टैंकर्स को रोकने वाला कोई नहीं। हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स पर नंबर प्लेट नहीं, डैश कैम, साइड कैम, ट्रैकर और तो और सेफ्टी ग्रिल लगाए जाने के अहकामात को भी ड्राइवर्स ने हवा में उड़ा दिए और ट्रैफिक पुलिस ने आंखें बंद कर ली। डंपर वालों का भी चालान होना चाहिए और मोटरसाइकिल वालों का भी होना चाहिए। शहरी कहते हैं जरा सी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आम आवाम को हजारों के चालान और जुर्माने भेजे जा रहे हैं, लेकिन हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई न होने के बराबर है। ट्रम्पर, ट्रेले, ये ट्रक हो गए, ये कोई और ये आटे वाले हो गए, बहुत तेज जाते बड़े बड़े। डंपर वालों का होना चाहिए, वो मोटरसाइकिल वालों को कुचल के चले आते हैं, उनका चालान पहली सूरत में होना चाहिए। बड़ी गाड़ी को तो कोई रोकता ही नहीं, बस बाइक मिलती है पुलिस वाले रोके, हाँ भाई कागज है, कागज नहीं है, पैसे निकालो। देखते नहीं और भगा देते हैं गाड़ी को ताकि हम जल्दी पहुंच जाए। हैवी व्हीकल पर कानून का निफाज क्यों नहीं हो पा रहा? हर रोज किसी न किसी घराने का चराग इन दो हैकल गाड़ियों के टायरों तले आकर हमेशा के लिए बुझ जाते हैं, लेकिन हुकूमत, इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस सब ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। अच्छा, अब जब ये सारी गुफ्तगू आपके सामने रख रहे हैं तो ज़ाहिर है इसके पीछे स्टैट्स भी हैं जो बता रहे हैं इक़दामात जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे ही शो में DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब मुतादिद मरतबा आए। मैं बात कर रही हूँ अप्रैल में, 2025 अप्रैल में वो आए और इस दौरान उन्होंने बताया कि जी अब हम ये लेकर आ रहे हैं कि जो हैवी ट्रैफिक है उन पर डैश कैम भी होंगे, साइड कैम भी होंगे, अंडर रन ग्रिल्स भी होंगे, उनके डॉप टेस्ट भी किए जाएंगे ड्राइवर्स के, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। और आज भी आप देखें 345 दिनों में 246 बंदा कराची में इन्हीं हैवी ट्रैफिक के नीचे आके कुचला गया है। अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स छोटी आम टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, एम्पल टाइम है। बट आप मुझे एक बात का जवाब दें कि क्या छोटी गर्दन वालों की, जिनकी गर्दन पतली है, आम शहरी जो है, क्या उसके लिए सारे कानून बने हुए हैं? एक रात में कार्रवाई होती है, ई चालान का नफाज होता है, इजरा होता है एक रात के अंदर। अगले दिन आके हम ही आपको खबर बता रहे थे कि 1000 मोटरसाइकिलें जब्त हो गई, हजारों बाइक जब्त हो गई, 5000 का जुर्माना लग रहा है। It doesn't mean we are against e-चालान. Yeah. We want to have people their life being safe. Yes. हम चाहते हैं लोगों की जिंदगियां सेफ हो और इन पर अमल दरामद होगा, इन पर जुर्माने लगेंगे तो उसके बाद ही इस पर अमल दरामद हो सकेगा। तो DIG ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद है पीर मोहम्मद शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी तक अप्रैल में आपने हमारे प्रोग्राम में आके काफ़ी वादे किए थे, यकीन दहानियाँ करवाई थी, 9 मंथ्स हैव बीन पास्ट। अभी तक कितनी गाड़ियों में, कितनी हैवी ट्रैफिक ट्रॉलर्स में, डंपर्स में, मजदास में डैश कैम, साइड कैम, डोप टेस्ट हो चुके हैं, ड्राइवर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट आ चुके हैं और अंडर रन सेफ्टी बार्स लग चुके हैं? देखें, ये सबसे पहले ये समझें कि जो डोप टेस्ट होते हैं वो एक्सीडेंट कि हर एक्सीडेंट करने वाले का होता है और रैंडम होता है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। नंबर 2, जो मेन हमारा फोकस है वो है ट्रैकर्स के ऊपर, बिकॉज इट इज़ द ट्रैकर विच एक्चुअली गिव्स अस द टूल टू मॉनिटर देयर स्पीड्स। वो हमने ऑलमोस्ट 60 से 70% गाड़ियों के ऊपर इंस्टॉल करवा के उनका कंट्रोल हमारे पास होता है और उन्हीं की बेसिस के ऊपर इनको टिकट्स इशू हो रहे हैं। थर्डली, जो फिटनेस है दैट पर्टेन्स टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो भी ऑटोमेट हो रहा है, उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट्स अब ऑनलाइन कर दिए हैं। अब कोई भी बंदा अपने जेब से निकाल कर कोई कागज़ ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी गाड़ी फिट है। जो सिस्टम के अंदर गाड़ी अनफिट होगी वो उसको भी पिक करेगा सिस्टम और उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन देखें, हैविंग सेड दैट, आप ये भी तो देखें ना कि कराची में जो गाड़ियाँ चल रही हैं इनका हाल क्या है। कोई 70 की मेक है तो कोई 80 की मेक है। इस तरह नहीं होता कि आप पोर्ट सिटी के अंदर 60, 70 और 80 की दिहाई की गाड़ियों को परमिशन दे दें। सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ये तमाम इक़दामात में ये भी शामिल था। यस, फिटनेस देखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिटनेस इज पार्ट ऑफ द होल सिस्टम।
और वो हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो उनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक गाड़ियों की फिटनेस और दूसरा गाड़ियों के रूट्स। तो दोनों चीज़ें वो खुद कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि ये एक ओवरहॉल है और उसमें नेचुरली ये हज़ारों नहीं लाखों गाड़ियां हैं और उनको जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेंगे एक एक गाड़ी को चेक करके, इट विल टेक टाइम। ये तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, टाइमलाइन ले सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी फ्लीट जो है ये बिल्कुल जो फरसुदा फ्लीट है ख़त्म नहीं हो जाती, और अगर हम ख़त्म करते हैं वो कर सकते हैं, हमने किया। आपने जहाँ पे किया हेलमेट पे 5000 चालान, ई चालान हो रहे हैं, इसी तरीके से ओवर स्पीड पे चालान हो रहे हैं, बाइक 1000 एक दिन में जब्त हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं मगर सेफ्टी ग्रिल्स ही नहीं है। इसका क्या किया जाए? इस पर इन पे क्यों नहीं है जुर्माने थे? आपने कहा था ये हो जाएगा, रियल टाइम इनकी स्पीड चेक की जाएगी, रियल टाइम जो है इनको ट्रैक किया जाएगा। तो वही तो मैंने कहा कि रियल टाइम चेक हो रहा है, जब भी तो टिकट्स इशू हो रहे हैं इनको 20-20 हज़ार के, और जिन्होंने ट्रैकर्स नहीं लगाए उनको 1 लाख का जुर्माना हो रहा है। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। सेकेंडली ये जो आपने बात की कि इनकी जो है यानी कि एक्सीडेंट्स को मॉनिटर करना, हाउ कैन यू अलाउ दीज व्हीकल्स, दीज हैवी ट्रैफिक टू रन ऑन द रोड जब इनके पास सेफ्टी ग्रिल्स नहीं है? तब इनको अलाउ कैसे? एक हेलमेट वाला शख्स अगर उसने हेलमेट नहीं पहना उसके पास ही चालान आ जाता है, हैवी जुर्माना, वो नेक्स्ट टाइम पहन के जाएगा हेलमेट। लेकिन ये कैसे सड़क पर आती हैं बगैर अंडर रन ग्रिल्स के? देखें इनको भी टिकट जनरेट हो रहे हैं, आप समझे ना। देखें तो आप सर बाउंड क्यों नहीं कर रहे? बाइक्स तो जब्त करके खड़ी कर दी गई, हम ही ने खबर दी थी कि 1000 बाइक्स जब्त की गई, बाउंड की गई, इनको क्यों नहीं बाउंड किया जा रहा? अगर आपके पास अगर स्पेस का इशू है, हैवी ट्रैफिक नहीं कहीं पर बाउंड की जा सकती, तो सर लाइसेंस जब्त कर ले, इनकी जो नंबर प्लेट्स हैं वो उतरवा लें, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो ले लें, परमिट्स ले लें इनसे। जी एग्जैक्टली, आइडियली स्पीकिंग तो ऐसे ही होना चाहिए, इसमें कोई यानी कि शक की बात नहीं है। लेकिन आप देखें फैक्चुअल बात करें, हमने कोई मोटर बाइक बंद नहीं की है, कोई ग्राउंड एक्शन नहीं हुआ है, कोई 1000 बाइकें बंद नहीं हुई हैं। ये तो आप बात कर रहे हैं मार्च की, जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, उसके बाद तो सबको टाइम दिया है और अब चूंकि सिस्टम आ गया है वो खुद ही डिटेक्ट कर रहा है, जिसके पास हेलमेट नहीं है उसको भी टिकट जा रहा है, जिसके पास ट्रैकर नहीं है उसके पास भी टिकट जा रहा है, जिसके पास अंडर रन्स नहीं है उसको भी टिकट जा रहा है। नेचुरली अब लोगों को समझते समझते टाइम लगेगा, दिस इज अ न्यू रिजीम, उसको आप ओवरनाइट तो नहीं किसी के जहनों में डालकर और एक रेवोल्यूशन शाह साहब, आपको हम और अपने नाज़रीन को भी हम दिखाते हैं कि इस वक्त जो अब ज़ाहिर है जो ट्रॉलर है, ट्रैफिक है, जो टैंकर है, जो ट्रक हैं, ये जब रिकंडीशन हो रहे हैं, ज़ाहिर है अब जब बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहाँ पे जी अंडर रन ग्रिल्स लग रही हैं कि नहीं, साइड कैम, डैश कैम लग रहे हैं कि नहीं, ये क्या सूरत हाल है? अफजल खान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, आप भी सुनिएगा। अफजल बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए मैं इस वक्त एक ऐसी ही मार्केट में हूँ जहाँ पर इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, हैवी गाड़ियाँ यानी कि वाटर टैंकर या ट्रेलर लाए जाते हैं और उन पर मुरम्मत का काम भी किया जाता है, उसमें चीज़ें लगवाई जाती हैं। आप मेरे अकब देख सकते हैं, ये एक ट्रक है जिसके अंदर जिसके एतराफ़ के अंदर जो है वो जो साइड ग्रिल्स हैं वो नहीं लगी हुई हैं, और यही वजह है कि इतना बड़ा ये स्पेस है, मेरे कद के करीब स्पेस है, और यही जब गाड़ी रोड पे चलती है तो करीब से हैवी ट्रैफिक के करीब से जब कोई मोटरसाइकिल सवार गुजरता है तो वो गाड़ी के अगर नीचे आ जाता है तो किसी भी तरह से जो है वो उसकी जान बचने का कोई इम्कान मौजूद नहीं होता और वो गाड़ियों के टायरों तले आ जाता है। इसी तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, और हर हादसे के बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अब इसी मार्केट के अंदर जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके अंदर ना ही साइड कैम है, ना ही डैश कैम है, ना ही इनके अंदर ट्रैकर मौजूद है। तो ये तो मार्केट है। अगर बात की जाए सड़कों की, तो सड़कों एक दफा फिर दोबारा से इस ट्रेलर के साथ जाइएगा। हम अपने नाजरीन को जरा मवाजना करके दिखाना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन में, आपकी हाइट कितनी है ये भी बताइएगा, और आप जरा दोबारा ट्रक के पास जाके दिखाइएगा कि आप इस वक्त खड़े हुए हैं और उसके आप ट्रेलर के बराबर आ रहे हैं, और अभी आप खड़े हुए हैं, बाइक पे बैठा हुआ शख्स, तो फिर उसकी हाइट कम हो जाती है और कोई सेफ्टी ग्रिल हमें नजर नहीं आ रही इस ट्रक पे। जरा आप जाके दिखाइएगा और अपनी हाइट भी बताइएगा। देखिए मेरी हाइट जो है वो 5'11" है, और इस वक्त इस ट्रेलर के करीब देखें खड़ा हुआ हूँ। लगभग 5 फीट जो है वो बीच में
जो जगह है वो बनती है, और ये स्पेस जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है, और इसके खाली होने की वजह से ही जो है वो हादसात होते हैं। अमूमन जब छोटी गाड़ियाँ, ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवार बल्कि छोटी गाड़ियाँ भी हैं, इनके करीब जब आती हैं तो ग्रिल्स न होने की वजह से वो बेकाबू होकर बाज़ औक़ात इन गाड़ियों के नीचे आ जाती हैं, और यही वजह है कि हादसात पेश आ रहे हैं गाहे बगाहे। शहर के अंदर बेशतर गाड़ियाँ इसी हालत में चल रही हैं। अगर वाटर टैंकर्स की बात की जाए तो उनके साथ भी यही है। अगर ग्रिल्स लगा दी जाए तो मैं एक मरतबा फिर आपको डेमो देकर दिखाता हूँ कि अगर ग्रिल्स लगा दी जाए तो वो फिर इस तरह की सूरत हाल बनती है, जैसे कि ये एक वाटर टैंकर है जिसके अंदर ये साइड ग्रिल लगी हुई है। तो इसमें जो है वो इम्कान है कि अगर मोटरसाइकिल सवार करीब आता है तो वो बच सकता है, गाड़ी के कम से कम टायरों तले नहीं आएगा, उसको शायद गाड़ी हिट करे और उसके बाद वो महफूज रहे। लेकिन अफजल ये भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, एसओपी के मुताबिक ये वाली ग्रिल भी नहीं है। ग्रिल तो 1 से 1.5 फीट ऊपर होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है, अफजल साथ रहिएगा। एसओपी के मुताबिक तो नहीं है। हाँ, अफजल साथ ही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक भी है। डीआईजी ट्रैफिक साहब बताइए कि ऐसी गाड़ी को रोड पर आना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? आप कितनी जिंदगियां उजड़ गई हैं, किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी आप देखें किसी बहन का भाई चला गया, किसी बाप का बेटा चला गया है। इसको रोकना चाहिए, इस पर अमल दरामद जितनी सख्ती से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। टिकट से काम नहीं चलेगा, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब तक ये सारे सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते हैं इनको सड़क पर आना अलाउ नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें पॉलिसी डिसीजन तो यही होना चाहिए। ऐसा किया था हमने, आपको शायद याद नहीं है कि हमने सैकड़ों गाड़ियां बंद की थी। पॉलिसीज आर देयर, इम्प्लीमेंटेशन कराना है शाह साहब। नहीं, मैं आप देखें ना, आप बात समझें, आपकी पोर्ट सिटी है, ये गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो पोर्ट बंद हो जाता है, अल्टीमेटली नेशनल क्राइसिस हो जाता है। आपको फ्लीट नहीं लानी पड़ेगी। सर तो नेशनल क्राइसिस की भेंट और कितनी जाने चढ़ेंगी? लोगों की जानें जाती रहे, उससे भी आते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देना मुझे देखें, आर्ग्यूमेंट तो फिर मेरा भी सुने ना। वेरी इनसेंसिटिव। ऑफ कोर्स, देखें ना, जितना आप हैं शायद उससे ज्यादा हम सेंसिटाइज्ड हैं, इसीलिए ये सारे सिस्टम्स हो रहे हैं। आपने तो 5 मिनट का प्रोग्राम करना है और हमने तो इसमें पूरा साल काम करना है। हमने जब 90 डेथ्स हो रही थी पर मंथ, उसको 9 महीने अप्रैल में आपने हमें बताया था कि ये सब होगा। आपके ही शो का जो हमारे शो में आप आए थे, गुफ्तगू की थी। जस्ट हैव द courage to listen to me. Please. देखें 90 डेथ हो रही थी मार्च में, अप्रैल में, जनवरी में, फरवरी में। अभी आप ग्राफ निकाल के देख लें, अगर 50 डेथ हो रही हैं, 40 भी अगर आप बचा रहे हैं महीने के अंदर तो यू आर डूइंग सर्विस। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ब्रिंग द एक्सीडेंट्स डाउन टू जीरो। ये किसी दुनिया के मुल्क में ऐसे नहीं होता कि हम उस चीज़ को स्टैंडर्ड बना कर देखें कि जीरो एक्सीडेंट्स हो जाए। एक्सीडेंट्स फिर भी होंगे, हाँ ये आपकी बात सही है। इस तरह की गाड़ियों को समंदर बुर्द करना चाहिए। अल्टीमेटली देखें, गवर्नमेंट ने फिर डिसीजन लेने होते हैं। जब आप एक चीज़ को रोकना तो आसान है, फिर आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपकी अप कंट्री चीज़ें जाती हैं, आपका रॉ मटेरियल बाहर जा रहा होता है, रॉ मटेरियल आ रहा होता है। जब ये इस तरह की फरसूदा गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो पीछे आपके पास 10% आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन शाह साहब, इस हवाले से ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या आपने गवर्नमेंट से अब तक क्या बात की है कि भाई हमारी ये मजबूरियां हैं, हमारी मजबूरियां, आप हम इस कानून साजी करें? कौन फिर अमल दरामद नहीं कर रहा है इस पे? देखें, कानून तो बना हुआ है, आप समझें बात को। कानून इन्होंने बना दिया है कि 30 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए कराची के अंदर। अब अगर 30 साल से पुरानी गाड़ियों को बंद करेंगे तो पीछे 100 गाड़ियां रह जाएंगी जहां 5000 कर रही हैं काम। तो वो 100 गाड़ियां 5000 का काम कर सकती हैं। आप किसी जग से स्विमिंग पूल को खाली कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकल हमने भी होना है, प्रैक्टिकल होना है, ग्राउंड को भी देखना है। उनको टाइम उन्होंने दिया हुआ है। चले, मैं कहती हूँ आप इन गाड़ियों को अलाउ कर दें, लेकिन अंडर रन ग्रिल्स जो है वो लाजमी करें, उस पे फाइन लगाएं, जुर्माने जैसे ई चालान वालों पर लग रहे हैं, जैसे बाइकर्स पे लग रहे हैं, शुरू में कहा इनको बाउंड करें। आप बिलीव यू मी, अब देखें एक और भी इशू है हमारे पास। टोटल जो है ना 70 के करीब वर्कशॉप्स हैं। 70 वर्कशॉप 24 घंटे भी अगर काम करें, 7 दिन हफ्ते में काम करें, तो भी जिनका रेट है ना, जो इनकी बनने का अंडर रन, एक गाड़ी को 17, 18 दिन लग जाते हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट? अब तो 9 महीने हो गए सर, अब तो 9 महीने हो गए सर। इस तरह तो फिर कभी भी नहीं होगा काम। ये भी तो देखें ना, नहीं ये भी देखें ना, आपके पहले जो है 100% विदाउट अंडर रन थी, अब 30% हो तो गई है ना नेचुरली, वो बाकी भी होंगी। या तो मैं तो ये सर आप ही बताएं कि 100% हम कब देखेंगे कि जो गाड़ी, जो हैवी ट्रैफिक, ट्रेलर, मजदा,
आपका 26 व्हीलर, आपका 20 व्हीलर जब भी हमें सड़क पे नजर आए तो वो हमें सेफ्टी ग्रिल के साथ नजर आए, वो हमें अंडर रन प्रोटेक्शन बार्स के साथ नजर आए। उसमें तो देखें इनको खत्म करना पड़ेगा आपको, इनको रोड पे चलने की तो सर करें बाउंड फिर सर, तो सर करें बाउंड, इनकी लाइसेंस मनसूख करें, नंबर प्लेटें उतार लें इनकी सर। जिन बाहों के लफ्ते जिगर बिछड़ रहे हैं, जो बच्चे लावारिस हो रहे हैं, जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, उनको हम ये एक्सक्यूज कैसे दे सकते हैं सर? ये उनका कंसर्न नहीं है कि इनको टाइम लगेगा। हमने एक्शन लिया है, जब भी तो 40 से 50 जाने महाना बच रही हैं। आप ये भी तो देखें ना, द अदर साइड यू आर नॉट लुकिंग एट इट, यू आर ऑल लुकिंग एट। आप फैक्चुअल चीजें लाकर आवाम को बताएं। 90 से 40 और 50 के बीच में एक्सीडेंट डेथ्स आ गई हैं, तो देयर हैज समथिंग गॉन इनटू इट। अदरवाइज अगर हम अंडर रन सेफ्टी ग्रिल्स ना होने के कितना चालान है? 20,000 रुपया चालान है। बस 20,000, किसी की जान चली जाती है उस पर 20,000 चालान है। इसको अगर आप इनको आप 50,000 बनाएं, इनको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर देखें कौन कैसे नहीं ये काम करवाता है। सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अभी मैंने चेक किया है, 1 लाख रुपए जुर्माना है अंडर रन के ना होने का। जैसे ट्रैकर के ना होने का 1 लाख है, इसी तरह अंडर रन के ना होने का भी। तो सर अगर ये 1 लाख, अगर कांस्टेबल्स एक्टिव हों और 1-1 लाख का जुर्माना हो रहा हो तो क्यों नहीं 1 हफ्ते के अंदर लगवाएंगे ये? भाई कांस्टेबल का कोई काम नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि यहाँ ऑटोमेटेड सिस्टम है, खुद का सिस्टम उनको इशू कर रहा है टिकट्स। तो फिर तो अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है सर, फिर तो एक दिन में 50-50 गाड़ियां की निशानदेही होनी चाहिए, फिर तो 1 हफ्ते से भी कम टाइम लगना चाहिए। ऑफ कोर्स हो रही है। आपको पता है रोजाना 100 से ऊपर टिकट्स इशू हो रहे हैं इन बड़ी गाड़ियों को, 100 से ऊपर। मुझे एक चीज़ और बता दें, मुझे तो लगता है अभी तो ज़ाहिर है कैमरास भी पूरे शहर में नस्ब नहीं हुए हैं। इनके खास तौर पे जो रूट्स हैं हैवी ट्रैफिक के, वहाँ तो इस तरह के कैमरास भी नहीं लगे हुए हैं जो कि चेक करेंगे जी किस कंडीशन में ये गाड़ी ड्राइव कर रही है। नहीं देखें, एक तो टैंकर्स हैं पूरे शहर में चलते हैं, वो आ जाते हैं कैमरों के अंदर। फिर रात को 10 के बाद जब अलाउ होते हैं ये केमाड़ी से कोरंगी, तो हमारा बोट बेसन है, सनसेट बुलेवर्ड है, ये सारा कवर्ड है। फिर रात को 10 बजे के बाद ये साइट एरिया तक जाते हैं, सोराब बोट, तो वो जाते हैं शारा पाकिस्तान के ज़रिए, वहाँ पे भी हमारे कैमरे मौजूद हैं। तो ये बच नहीं सकते हैं, ये लेट मी अश्योर यू। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल इमोशनल हैं, होना भी चाहिए हमें कौम को। ये ठीक तभी होगा जब 17 साल का बच्चा अपनी जान से चला गया, कॉलेज जा रहा था वो। इसी तरीके से हम अब बहुत से ऐसे लोग जिन्हें हम जानते हैं उनके स्कूल जाता बच्चा, कॉलेज जाता बच्चा, जॉब पे जाता बच्चा, किसी का बाप, किसी का भाई, हामिला खवातीन। एक और भी मैं आपको बताऊं, ये जो मोटर बाइक्स है ना, इनको भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा। आपको पता है सर्दियों में ओस गिरती है, रोड स्लिपरी हो जाते हैं, टायर्स जो हैं सूख जाते हैं, ग्रिप नहीं करते, ब्रेक नहीं लगते। ये आप पब्लिक को बताएं कि वो भी ख्याल करें, बड़ी गाड़ी के करीब ना जाएं। बड़ी गाड़ी वैसे भी सक्शन टावर है उसका, फिर मोटर बाइकर को पता नहीं होता कि रोड कितना गीला है, उसको नजर भी नहीं आ रहा होता कि शायद गीला है, तो जब ब्रेक मारते हैं स्लिप हो जाते हैं। तो वो आपकी बात ठीक है, अंडर रन ग्रिल है ना, वो स्लिप जब हो जाएंगे वो उसी से बचाएगी। यस ऑफ कोर्स, ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें अंडर रन से बच रहे हैं। और हम मोटरसाइकिल सवारों को भी सर ये एजुकेट करें, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का मकसद एजुकेशन और अवेयरनेस भी है। आप कोई हम यकीन दहानी करवा रहे हैं, कोई हमें तारीख, कोई डेट, कोई दिन, कोई डे, कोई साल बता के जाएंगे आज के कब हमें 100% अंडर रन ग्रिल्स तमाम गाड़ियों पर, तमाम हैवी ट्रैफिक पर लगी नजर आएंगी, वरना गाड़ियां सड़क पर नहीं आएंगी क्योंकि कैमरे की आंख से तो गाड़ी बच नहीं सकती। और ये कोई डेट दे के जा रहे हैं आप, या फिर अल्लाह खैर सलाह चल रहा है, निज़ाम चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मैथमेटिक्स है, जिसको मैथमेटिक्स आती है वो हिसाब लगा लेगा कि 75 वर्कशॉप्स अगर 17 दिन में एक गाड़ी को बनाते हैं तो ये जो हमारे पास 45,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ कितने दिनों में बन जाएंगी। तो फिर तो ये बात तो सालों में गई शाह साहब, फिर तो जो पकड़ा जाएगा वो कहेगा जी मेरा भी नंबर नहीं आया। इनको ख़त्म करना चाहिए। एक्चुअली यस यू आर राइट। देखें ना, आप वही बात कर रहे हैं कि मैं जग से जो है ना आपको स्विमिंग पूल 1 घंटे में खाली कर दूं, ये नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल बात करनी होगी। अल्टीमेटली नई गाड़ियां आएंगी, BSL भी तो है ना, FPN भी तो एक कंपनी है, काम होगा, लोगों की जिंदगियां बचाना है। यहाँ पे बात जिंदगी पर आ गई है। इस शहर की सड़कें भी बहुत कंजस्टेड हैं, यहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का वो हमारे सामने, उस पर सारा ट्रैफिक चल रहा है। सादिया जावेद साहिबा तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, उनसे भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, बट उन्होंने कमेंट भी किया था, बट वो अब इस वक्त अवेलेबल नहीं है। वरना हम उनसे पूछते कि भाई जो गिला आप कर रहे हैं कि जी हम
इस गाड़ियों को नहीं बंद कर सकते। ज़ाहिर है इसमें पोर्ट सिटी है, यहाँ पर ट्रैफिक ने आना है, यहाँ पर दूसरे शहरों से जी सामान आना है, तो हुकूमत जी इस बात की अलाउ करे। हुकूमत इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, कैसे बाउंड कर सकती है, कैसे ख़त्म करना है, हम ये सवाल उनसे उठाते हैं और पूछते हैं कि जनाब क्या किया जा रहा है। लेकिन हमारा मकसद शाह साहब ये था कि इस पर अमल दरामद करें, इसको प्रायोरिटी बेसिस पर चेक करें, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब नहीं था। टू बी ऑनेस्ट आप जो है ना ट्रैफिक पुलिस को अपने से जुदा ना समझें। वी आर पार्ट ऑफ यू, वी आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट टू ब्रिंग सेम्बलेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑन रोड्स। आप इसको एक्नॉलेज करें। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ यू, वी आर अ पार्ट ऑफ यू। चलें सर, अगर ऐसा होता है इफ़ यू वर अ पार्ट ऑफ अस, तो सर आप आज आप ऐलान कर देते कि 1 लाख का जुर्माना है, कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी, जो आएगी उसको जुर्माना होगा, वो गाड़ी बाउंड भी होगी, उसका लाइसेंस भी मनसूख होगा, उसकी नंबर प्लेटें भी उतरेंगी। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अफजल हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा जानेंगे मज़ीद कि गाड़ियों में डैश कैम, साइड कैम लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। सेफ्टी ग्रिल्स तो हमें नज़र नहीं आई, कोई लगवा रहा है कि नहीं। अफजल ज़रा बताइएगा इस हवाले से क्या सूरत हाल है। देखिए, इस सारी बहस से पहले तो ये बहस होनी चाहिए कि दिन के औकात में जब हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी होती है तो हैवी ट्रैफिक किस तरह से जो है कराची शहर के बीचों बीच आ जाता है। हैवी ट्रैफिक को जो हाईवेज है वहाँ तक महदूद करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, और ये सिर्फ कुछ महीनों पहले नहीं, कई सालों पहले इस हवाले से एक SOP बन चुकी थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कभी अदालती हुक्म को बीच में लाकर जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने हैवी ट्रैफिक को आने दिया और अपने आप को हमेशा लाचार जाहिर किया, और यही वजह है कि अब ये बात या ये डिस्कशन ही होना ख़त्म हो गई है कि गैर मुकर्ररा औकात के अंदर हैवी ट्रैफिक शहर के बीचों बीच कैसे आ जाता है। शहर के रिहायशी इलाकों के अंदर दनदनाते हैवी ट्रैफिक की वजह से अमवात हो रही हैं, और इस किस्म के जब वाक़यात की शरह बढ़ जाती है या मीडिया के अंदर डिस्कशन बढ़ जाती है, अवामी इशू बन जाता है, तो फिर DIG ट्रैफिक सिर्फ समा खराशी के लिए स्टेटमेंट जारी करते हैं। उनका वो कहते हैं कि ट्रैकर लगाए जा रहे हैं, कैमरे लगाए जा रहे हैं, ग्रिल्स लगाई जा रही हैं, अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, भारी जुर्माने करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं होता। कई माह गुजर चुके हैं, ये कैमरा लगाने की बात की गई थी, लेकिन इसके बाद मुकम्मल तौर पर कैमरे किसी भी हैवी गाड़ी में नहीं लगे। यही वजह है कि हादसात हुए, और ना सिर्फ कैमरे लगने की बात तो दूर, जो हैवी ट्रैफिक या जो डंपर एसोसिएशन के जो सरबराह हैं उन्होंने 3 मरतबा कहा कि हम कैमरे नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। फिर पुलिस क्या कर पाई? कुछ नहीं कर पाई। बस तो फिर ना ही समझा जाए कहीं से जी जाकर कोई स्टे ऑर्डर ले आता है, कोई एसोसिएशन है वो अपनी पावर दिखा के कहती है जी हम नहीं लगाएंगे, नहीं डैश कैम नहीं लगवाएंगे, तो आप सोचें अंडर एंड ग्रिल्स भी वो ऐसी लाएंगे जैसी आपको दिख भी रही थी थोड़ी देर पहले। और जाहिर है जब शाह साहब ट्रैफिक DIG ट्रैफिक कह रहे थे जी हम क्या करें, हम इन्हें बाउंड नहीं कर सकते, नहीं तो ये गवर्नमेंट जो है पीछे से गाड़ियां पोर्ट पर रह जाएंगी, वो कैसे सामान आएगा, क्या होगा सूरत हाल। तो इन चीज़ों पर तमाम इदारों ने मिलकर काम करना है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी तो शहर में ज़िंदगियां लोगों की बचाई जा सकती हैं, और इस तरीके से लोगों के घर नहीं उजड़ेंगे जो सूरत हाल हम देख। पुरानी बात नहीं है, ई चालान का नफाज इजरा हमारी आंखों के सामने हुआ, 2 महीने पहले की बात है। कैसे हुआ, कैसी इम्प्लीमेंटेशन थी? तो जब इम्प्लीमेंटेशन की नियत हो, जब काम करने की नियत हो, तो काम ऐसे भी हो सकता है। जो खवातीन बेवा हो रही हैं, जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, जिन माओं के लखते जिगर उनसे बिछड़े हैं, उनको आप ये एक्सक्यूज हरगिज नहीं दे सकते कि सर ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पर आमदोरफ्त रुक जाएगी, या फिर आप उनको ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि यहाँ 17 वर्कशॉप्स हैं, अभी ग्रिल्स लगने में टाइम लगेगा। ये जिस बच्चे का कल इंतकाल हुआ नॉर्थ कराची में, ये वो बाप है, 17 साल का बच्चा इनका कल कॉलेज जाते हुए कुचला गया। बाप की आहें नहीं सुनी जा रही, लेकिन आप सुने कि बाप कैसे आहो पका कर सोचिए, ये बच्चा अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पढ़ रहा था, किस तरह इसके माँ बाप ने पैसे जमा करके इसको दाखिले दिलवाए होंगे, इसकी एजुकेशन पे पैसा लगा रहा होगा। ये उनका मुस्तकबिल था, ये उनका फ्यूचर था, जिसको एक इस तरह के टैंकर ने जिसमें ज़िंदगी बचाई जा सकती। ये इंसानी गफलत है ना, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। लेकिन DIG ट्रैफिक से हमने जो बात की, उस बात से हमें यही लगा कि जी टाइम लगेगा, और टाइम कितना लगेगा वो इसका भी जवाब देने से कोई सेटिस्फैक्ट्री वो हमें जवाब नहीं दे सके, और वो अपनी मजबूरियां ही बताते रहे। अगर वो मजबूर हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं।
फिर अब लोगों से ही गुजारिश की जा सकती है कि एहतियात करें। हमने आज के सेगमेंट में आपको ये भी बताया कि क्या तरीका होता है, आपको कितना दूर रहना है, दोनों जो टायर्स हैं उनके बीच में आपको उस जगह पे ख़ास तौर पे अपनी बाइक को नहीं लेकर जाना है, वरना खुदा न खास्ता एक छोटी सी गलती चाहे वो किसी की भी हो वो आपकी ज़िंदगी पर आएगी। उस ट्रॉलर वाले को, उस टैंकर वाले का कुछ नहीं होगा। हुकाम बाला से यही दरख्वास्त और हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि प्लीज़ इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं और कितनी जाने हम इंतजामी गफलत, हेलमेट और सीट बेल्ट पर करोड़ों के चालान हो जाते हैं 1 से 2 दिन में, लेकिन इस पे कितने चालान हुए कोई नंबर हमारे सामने नहीं आया अभी। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब, और ज़रा मुल्की सियासी मंजरनामे पर नज़र डाल लेते हैं एक दफ़ा। और पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में हमें कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील की है, साथ खबरदार भी किया है कि अगर हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। तो एक तरफ मुज़ाकरात की कोई बातचीत नजर आती है, कोई रुझान नजर आता है। ये एक थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ ये भी है कि पीटीआई से बैरिस्टर गौहर जैसी जो शख्सियात हैं वो बात करती हैं जी टेम्परेचर को डाउन करने की, वो बात करती हैं जी, उनका एक बयान भी था कि जी हमें भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब मसला ये है कि अब इन सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हुकूमत से मामलात को जब ठंडा करने की बात करते हैं तो ख़बरदार ये भी जैसे कि कहा कि अगर हम माइनस हो गए तो फिर किससे बात होगी। और उन्होंने कहा इमरजेंसी हालात है, हुकूमती फ़ौरी तौर पर कुछ करे। अब ये है कि पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो जमात है उसके प्लेटफॉर्म से दीगर जमातों से रब्ता करने की एक बात की है, जिसमें असद कैसर साहब ने पीपल्स पार्टी से रब्ता करने का फ़ैसला कहते हैं हमने किया है। अब सवाल ये है कि वो नून लीग से भाई क्यों नहीं कर रहा है जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अच्छा, ये 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने जा रही है, इसमें डायलॉग के जरिए रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा। अच्छा सदफ, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब, आपको याद होगा कि पिछले जो मुज़ाकराती दौर हुए थे उसमें काफ़ी सरगर्म हमें नजर आए। वो अब ये कहते हमें नजर आ रहे हैं कि अपोजिशन हालात को वहाँ ले गई है जहाँ से वापसी अब नामुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए थे मगर अब 40 कदम पीछे कर दिए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली भी ये कहते हैं कि पीटीआई चाहती है बानी को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए, हुकूमत ने उस पर गौर शुरू कर दी है। सुनवाते हैं आपको। के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बातचीत हो सकती, मगर फील्ड मार्शल फौज पाकिस्तान जिन्होंने ये अभी जंग जीती उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे ये हमारे लिए बायस शर्म भी है। आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को सियासी दज्जाल करार दे दिया है। तो अब एक तरफ तो उनको दावत मिलने का सोचा जा रहा है जी कि पीटीआई कह रही है हम इनसे बात करें। तो चलें जी, बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नेशनल मेंबर कौमी असेंबली शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ है। शर्मिला, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताइएगा, ये खबरें आई रात गए कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीटीआई चाहती है जी, क्योंकि वहाँ पर डायलॉग होगा, बातचीत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया जाए। तो ये ऑफ़र आती है अगर आपको ऑफिशियली, पहले तो बताइएगा ऑफ़र आई है कि नहीं, आती है तो पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। अभी तक तो ऐसी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की जा सकती कि ऑफ़र आई है कि नहीं आई है। जब आएगी तो ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर पार्टी डिलिबरेट करेगी कि आगे का लाएमल क्या होना है। लेकिन देखिए इस वक्त जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर वो बड़ा ही चैलेंजिंग है और बड़ा ही वॉलेटाइल है। हर रोज़ बल्कि हर लम्हा हर घंटा सियासत में कहीं ना कहीं कोई तब्दीली आ रही है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, मईशत के हवाले से खबरें आती हैं, अफगानिस्तान के हवाले से खबरें आती हैं। का मौक़िफ़ है, अता तारड़ साहब कह रहे हैं जी कि माइनस कर दें बानी को तो हम आपसे बात कर सकते हैं। क्या आपकी भी कोई ऐसी शर्त होगी अगर आती है ऑफ़र? कोई कंडीशंस हैं पीपल्स पार्टी की? देखिए जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है, मेरे ख्याल इख्तियार वली साहब कर रहे थे, वो भी तर्जुमान ही हैं वफाकी हुकूमत के, और उन्होंने ये कहा कि जी बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं।
देखिए, सियासत में कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते, जंग में कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। खैर, ये अगर एक तर्जुमान जो हुकूमत पाकिस्तान के हैं ये बात कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है वसूख के साथ कर रहे होंगे ना, दैट इज़ द स्टेटेड पॉलिसी एट द मोमेंट। लेकिन देखिए, ये -1 फार्मूला, ये सारी बातें ये हुकूमत की जानिब से आ रही है। पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी ना कभी किसी जमात को -1 -2 के हवाले से बात करती है। हमारे ऊपर भी बहुत दफ़ा ये चीज़ें आ चुकी हैं, बीबी शहीद के हवाले से, मियाँ साहब के ऊपर आई हैं बहुत दफ़ा कि जी -1 के टॉप लीडरशिप को आप हटा दें तो नीचे के जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो एक्सेप्टेबल है। ये बातें सियासत में आती हैं, लेकिन देखिए ये कोई मामूली बातें नहीं हैं। ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना एग्रेसिव किस्म की एक सिनेरियो होता है जब आप टॉप लीडरशिप को माइनस कर दें। लेकिन इस वक्त देखिए जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई है वो ये है कि जो बानी पीटीआई है वो जब अपने अकाउंट से ट्वीट करते हैं और डायरेक्टली टारगेट करते हैं फ़ौज के सरबराह को, तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं रह जाता ना। इसका मतलब ये है कि आपने एक बाकायदा जंग छेड़ दी है मुल्क की पाक अफवाज के साथ। अब इसके अंदर तो फिर देखिए, फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, फिर तो दिस इज एक आमना सामना हो गया ना। और एक PTI इमरान खान वर्सेस द आर्मी। आप ही कह रही हैं इसके बाद अब बातचीत नहीं हो सकती है फिर? देखिए, इसके बाद अब फिलहाल तो यही सिनेरियो नज़र आता है जब आप खुल के, एक तो होता है ना कि दबे लफ्ज़ों में इशारतन आप कोई बात करें, वो तो चल रही थी काफ़ी अरसे से, हमें नज़र आ रही थी। लेकिन जब आप खुल के एक दूसरे का नाम लेके जब आप एक ऐलान जंग कर देते हैं, PTI के जो बानी हैं उन्होंने तो ट्विटर अकाउंट के ऊपर बाकायदा नाम लेके जो लबो लहजा और गुफ्तगू और जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं तो दोहरा नहीं सकती। मेरे लिए तो फ़ौज के सरबराह इंतहाई काबिल एहतराम है। उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती ना। अब आगे पॉलिटिकल जमातें जो हैं इसके ऊपर क्या लाएमल तय करती हैं। PMLN की तरफ से तो आपके सामने जवाब आ गया है। पीपल्स पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है विच बिलीव्स कि एक कंसेंसस होना चाहिए, मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मुल्क के अंदर ऐसे काम होने चाहिए जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन अगर आप तमाम चीज़ें छोड़ के, तमाम चीज़ें एक तरफ करके इस मसले पे पड़ जाएं कि जी इमरान खान से मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही है, या इमरान खान की बहनों के साथ क्या हो रहा है, ये कौमी मसला नहीं है जी। इस मुल्क के अंदर हज़ारों कैदी हैं, बहुत सारे सज़ा याफ्ता हैं, उनकी कई कई महीनों मुलाकातें नहीं होती। यहाँ पर तो इनको बहुत कंसेशंस दी गई हैं, खाना अपनी मर्जी का खाते हैं, एक्सरसाइज मशीन है, ये किसको मुयसर है पाकिस्तान? और ये भी कहा जा रहा है PTI की जानिब से कि मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत रुफ़क़ा की बानी PTI से मुलाकात करवा दें। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, शराइत भी रखी जा रही हैं, और दूसरी तरफ धमकी भी दी जा रही कि हम नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे। देखिए जी, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। अब इनके तर्जुमान आते हैं, कोई बात करते हैं मुज़ाकरात की, कोई दूसरे कोई तर्जुमान आते हैं हुकूमत के नुमाइंदे, वो कहते हैं कि जी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। कहीं से ये बात आती है जी अब बातचीत नहीं हो सकती है। बहरहाल मैं हुकूमत को इतना क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि इन्होंने कोशिश ज़रूर की, और आपको याद होगा कि एक मुज़ाकराती कमेटी भी बनी थी स्पीकर नेशनल असम्बली की सरबराही में, उसमें 2-3 बैठक हुई और उसके बाद PTI खुद भाग गई वहाँ से। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी हमने काफ़ी दफ़ा सुना है हुकूमत की जानिब से इनको मुज़ाकरात की और बातचीत की दावत। 1-2 दफ़ा तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि आएँ आप बैठें, बात करें, बहुत सारे कौमी ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर आप अपनी इनपुट दें। 26वीं आईनी तरमीम में ये बैठे थे, वोट नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन बैठे ज़रूर थे। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर भी अगेन इन्होंने बाइकआउट किया। इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी की जो शर्मिला, बस एक चीज़ बता दें, जिस तरह पंजाब असम्बली ने 27वीं तरमीम की हिमायत में एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की, उन्होंने कहा जी बैन होना चाहिए, PTI पे करारदाद मंजूर कर ली, तो क्या सिंध हुकूमत भी यही पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और सिंध हुकूमत से, सिंध असम्बली से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सॉरी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, लेकिन आपने शायद पंजाब असम्बली की 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से करारदाद पे बात आप कर रही हैं? सॉरी, हाँ चलें ठीक है, इस पे बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ ही सारे इशू पर। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ।
पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील करता हूं, साथ में शराइत भी रखते हैं, साथ में कुछ मुज़ाकरात के बारे में शराइत होती हैं, साथ में कुछ धमकियां भी होती हैं। अच्छा, अब जो मुज़ाकरात की पीपल्स पार्टी को तो दावत देने की कोई फैसला हुआ है, लेकिन नून लीग को नहीं दी जाएगी। जरा बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। अफनानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला हुआ है, आप लोगों को दावत नहीं दी गई है, तो क्या इससे मैसेज आप अखज़ कर रहे हैं और क्या कहेंगे वैसे उनको दावत क्यों दी गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी या बैरिस्टर गौहर साहब जो है ये बातें कर रहे हैं, मगर बात तो ये है कि अंदर जो अडियाला जेल में जो इमरान खान साहब बैठे हैं वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात ही नहीं करनी है, तो सारे चोर हैं। मैं तो तालिबान से बात करूँगा, मैं तो BLA से बात करूँगा, मैं मतलब कि इस मुल्क के दुश्मनों से, हिंदुस्तान से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से मैं बात नहीं करूँगा। तो भाई जब आप बात नहीं करना चाहते तो आपकी इनकी इस दावत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फॉलोइंग है वो तो इमरान खान साहब की, इनकी तो है नहीं। तो वो तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि बात सिर्फ वो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, क्योंकि उधर से उनको इस बात की उम्मीद है कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं और जो बाकी मामलात उनके सही हो सकते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी को बुलाना, ये करना, ये मेरा नहीं ख्याल इसका कोई फ़ायदा होगा। बात ये है कि इनको बड़े तरीके से हर इंसान ने समझाने की कोशिश की कि भैया आप चार्टर और डेमोक्रेसी की तरफ आ जाएं, आप चार्टर इकॉनमी की तरफ से आएँ, मगर आप इनकी हुकूमत में आप देख लें कि ये अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते थे। जब ये अपोजिशन में है तो ये हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब ये इनकी ज़ीरो सम गेम की वजह से इस मुल्क में इतना इंतशार फैला है और मज़ीद फैल रहा है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इनकी इस कोशिश से ये कोई फ़ायदा होगा। बात ये है कि अगर वो अपना कंडक्ट चेंज करेंगे, अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है इस उम्र में, वो कहाँ करेंगे, तभी कोई फ़र्क पड़ सकता है, वरना मामला जैसे हैं वैसे ही चले। अच्छा अफनान साहब, हुकूमत का हमें कुछ ख़ास कोई इंक्लिनेशन को रुझान नज़र नहीं आ रहा मुज़ाकरात की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसके स्टांस से मुज़ाकरात की पेशकश भी जाती नज़र आ रही है और साथ ही साथ शराइत भी रखी जा रही हैं। शराइत ये है कि पहले बानी के साथ मुलाकात करवाई जाए और उसके बाद फिर जो कौमी कॉन्फ्रेंस है उसके लिए नून लीग को दावत भी नहीं दी गई। तो इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बात ये है कि ये जो मुलाकातों का इनका है ना सिलसिला कि जी हमारी मुलाकात करा दें। भाई आपने कौन सी बात करनी है जो आप मतलब कि मुलाकात में आपने कर लेनी है? आपकी पहले मुलाकातें होती थी, तो जब मुलाकात होके बाहर आते हैं तो वो आके ट्वीट करके पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी करते हैं। इनकी बहन जो है वो हिंदुस्तान के टेलीविज़न में जाके पाकिस्तान की बुराइयां करती हैं। तो ये एक बहन जो है वो यूके में एक टीवी है उसके ऊपर जाके पाकिस्तान की बुराइयां करती हैं। अगर ये समझते हैं कि ये इस कंडक्ट के थ्रू इनको रिलीफ मिल जाएगा तो मेरा नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने अपना कंडक्ट रिव्यू ना किया तो इनके लिए हालात और मुश्किल होंगे। और अफनान साहब, हम देखते हैं तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी माइनस कर दें बानी को तो बात हो सकती है। इसी तरीके से इख्तियार वली साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के KP में, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। अब बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी अगर बानी को माइनस किया तो फिर अगर हम माइनस हो गए तो फिर ये भी नहीं रहेंगे। तो अब क्या फिर इस नहज पे क्या सोच रहे हैं आप इस बयान के बाद? कोई हालात हाथ से नहीं निकलेंगे। आप लोगों के हालात ज़रूर आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो आपके अपने कंडक्ट की वजह से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत सबसे पहले इमरान खान साहब को चाहिए कि वो माफ़ी मांगे कौम से, जो उन्होंने 9 मई किया, जो 26 नवंबर किया, जो उन्होंने RTS बिठाया, जो इन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई, इस मुल्क की आइन की धज्जियाँ उड़ाई, असम्बलियाँ तोड़ के आइन के ख़िलाफ़, जो इस मुल्क की अदलिया के अंदर इन्होंने अपने पार्टनरशिप और सहूलतकारी के थ्रू इस मुल्क की अदलिया को जो है वो अपने जुडिशल विंग बना लिया। इनको चाहिए कि उसके ऊपर पहले माजरत करें सारे, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी माजरत करें अपने कंडक्ट के ऊपर। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जो इन बातों से और इन तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस तरह नहीं हो सकता कि इनकी ख्वाहिशात जो है उसके मुताबिक 24 करोड़ लोगों का मुल्क चलाया जाए, जो एक न्यूक्लियर पावर है, जो कि एक साइजेबल इकॉनमी है, जो दुनिया में उसका एक उभरती हुई पावर है। और ये तो चाहती है, तो इनके वक्त में तो फॉरेन पॉलिसी भी इन्होंने तबाह कर दी। ये तो मुल्क को डीन्यूक्लियराइज करने के चक्कर में थे। ये तो मुल्क की इकॉनमी का दिवालिया निकाल के उसके ऊपर नैरेटिव बना के कैंपेनें चलाते थे। तो ये तमाम चीज़ों पे इनको चाहिए कि अपने कंडक्ट के ऊपर
माफ़ी मांगे कौम से भी और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से। बानी की मुंतकली के हवाले से भी काफ़ी बाज़गश्त है और इख्तियार वली साहब भी कहते हैं कि PTI ये चाहती है कि बानी PTI को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए और हुकूमत इस पर गौर भी शुरू कर दिया है। तो क्या समझते हैं आप, ये इकदाम बेहतर होगा? देखें, ये इकदाम हम चाहते नहीं है करना, लेकिन अगर ज़ाहिर है अगर जो बानी PTI हैं उनकी अगर जो कारनामे अगर उन्होंने वो तब्दील नहीं किए और वो मुसलसल मुल्क की बदनामी का बायस बनते रहे और उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की, तो फिर मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास के अलावा कोई चारा है कि वो उनको अडयाला से निकाल के किसी और जेल बिलखुसूस जो है वो मत जेल भेज दें। यहाँ पे इनका फिर ये जो मिलना मिलाना है वो ख़ुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता। आप खुद कहते हैं जी आइन और कानून, कौन से आइन में और कानून में ये बात की इजाज़त है कि जेल में एक बंदा कन्विक्टेड है करप्शन के ऊपर, वो बैठ के जेल से ट्वीट कर रहा है, वो बैठ के जेल से अपनी जो है वो पूरी की पूरी आर्टिकल लिखवा रहा है बड़े बड़े जरीदों में। ये भी तो कोई आइन और कानून के मुताबिक नहीं है ना। जेल मैनुअल की ये आपको इजाज़त नहीं देता कि आप जब कन्विक्टेड हैं आप जो है वो अपने आर्टिकल लिख के ट्वीट करें और फिर आप मुल्क के, क्योंकि अब आप जेल में हैं तो सारा कुछ मुल्क का बुरा हो गया है, हर चीज़ बुरी हो गई है। जब आप वज़ीर आज़म थे तब सब कुछ ठीक था। तो अपने कंडक्ट को आप देखें, और अगर आप अपना कंडक्ट ठीक नहीं कर सकते तो फिर इनके हालात और मुझे ख़राब होते हुए रहा। थैंक यू सो मच। सेनेटर अफनान साहब बात कर रहे थे और पीपल्स पार्टी नून लीग एक मुश्तरका बात ही कर रही जी, अपना कंडक्ट देखें और उसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर हमें ना कहिएगा। तो ये इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं, सियासत के मैदान से ज़रा अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की दुनिया में साइम हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जितना आप नेचर की बात करिए, समंदर, सब्ज़ा, पहाड़, ये वो जगह हैं जो आपको कुदरत के शाहकार आप देखने को मिलते हैं। और ज़ाहिर है कहते हैं ना, इसमें बहुत जाके इंसान सुकून भी महसूस करता है। तो आज ही पहाड़ों का यानी माउंटेन डे मनाया जा रहा है, आलमी दिन है पहाड़ों का। इसका मकसद क्या है जी, पहाड़ों की क्या अहमियत है हमारे माहौल के लिए, हमारे एकोसिस्टम के लिए, ये क्यों ज़रूरी हैं, किस तरह के ख़तरात से बचाते हैं, कुदरती हुस्न भी हैं और इसके लिए इक़दामात क्या किए जा रहे हैं। ये अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह की जानिब से। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुलंद बाला पहाड़ियाँ, चोटियाँ हैं, कम से कम 110 के करीब चोटियाँ, 7000 मीटर से ज़ायद बुलंद चोटियाँ हैं और 4500 से ज़्यादा चोटियाँ 6000 मीटर से ज़्यादा हैं। और आप ये देखिए कि दुनिया की 14 सबसे बुलंद चोटियों में से 5 तो पाकिस्तान में है, जो ग्लेशियर्स और पानी के ज़खायर का अहम ज़रिया है। अब इन पहाड़ों और वादियों की वजह से ही पाकिस्तान माउंटेन टूरिज़म, ट्रैकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सयाहत और माहौलियाती तहकीक के लिए आलमी सतह पर अहम मकाम रखता है। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियों में K2 की ऊंचाई 8611 है, नांगा पर्वत की ऊंचाई 8125 मीटर है। फिर इसके बाद गाशर बर्म 1 पाकिस्तान की तीसरी ऊंची चोटी है जिसकी बुलंदी 8080 मीटर है। इसके अलावा फिर ब्रॉड पीक की ऊंचाई 8047 मीटर है और गाशर बर्म 2 की ऊंचाई 8035 मीटर है। और लोग बाकायदा दूसरे ममालिक से सयाह आते हैं ये बेस कैंप्स को ट्रैक करने के लिए और फिर उसके बाद ये चोटियाँ सर करने के लिए। तो हमारे एक टूरिज़्म का काफ़ी जो हिस्सा है वो इन पर इन्हिसार करता है। क्या बात है जी, टूरिज़्म की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जनाब हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। और खैबर पख्तूनख्वा की जी हम जब बात कर रहे हैं तो इनकी एक ऐप है, उस ऐप के हवाले से अगर हम बात करें तो आलमी सतह पर जी इसकी कामयाबी के हवाले से बात हो रही है। दुनिया के बड़े मुल्कों को इस ऐप ने पीछे छोड़ दिया है। एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स में खैबर पख्तूनख्वा ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई और 2 अहम अवार्ड जीते हैं, जिनमें से IT बोर्ड की ऐप है दस्तक, गवर्नमेंट एंड सिटीजन सर्विसेज में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरा नुमाया प्रोजेक्ट है KP कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम रहा। तो भाई क्या बात है। और आप ये देखें कि जदीद टेक्नोलॉजी टूरिस्ट मैनेजमेंट सलाहियतों और सयाहों के लिए सहूलत फराहम करने के मॉडल्स को खूब सराहता है। तो जनाब बात कर लेते हैं, फिर हमारे साथ मौजूद हैं DG खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी हबीबुल्ला आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। खैबर पख्तूनख्वा के दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा, इनमें ऐसी क्या खास बातें हैं जिनसे दुनिया मुतासर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जनाब। मेरी आवाज आ रही है सर? जी वी कैन हियर यू। अच्छा सर, इस तरह हमारे यहाँ हमेशा एक तरीका चला आ रहा है कि हम हमेशा बाकी मुल्क के बहुत से मामलात में पीछे रहते थे। अल्लाह के फजल से 10-12 साल में एक ऐसा सिस्टम हमने डेवलप
में हमारी इस तरह हुई है, एक सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम पहले करते रहे हैं। उसमें जनाब ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सरफेरत आती है कि जो आजकल तरक्की के बेसिक पैरामीटर है कि हम उसको इस्तेमाल करके अपनी कौम को अच्छी और तरक्की याफ्ता रास्तों पे डाल दें। जनाब इस तरह की हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम IT बोर्ड की सूरत में है। तो सबसे पहले हमने जब एक दस्तक बनाई है, ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी का सिस्टम है। और फिर उसके बाद हमने अपने लिए हमारे जो इश्यूज थे पर्टिकुलरली फॉरेनर टूरिस्ट के रजिस्ट्रेशन के और NOCs के, जो बहुत सारी जगहों पे उनको स्पेशल ब्रांच में, होम ऑफिस में, पुलिस ऑफिस में जाना पड़ता था, उन सबको हमने एक्यूमुलेट करके एक ही वन विंडो ऑपरेशन की तरह एक ही ऐप में सब कुछ इकट्ठा कर दिया और हमने एक टूरिस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया। इसमें मैं अल्लाह की फजल से ये बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारी कि जब ये पूरी पाकिस्तान का ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का जब मुकाबला हो रहा था कोई महीना 1.5 महीने पहले, तो उसमें हमारे ही TMIS ने टॉप किया पब्लिक सेक्टर में और फिर नादरा दूसरे नंबर पे आया। मतलब अल्लाह की फजल से हमने नादरा से इतना बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और अच्छा, मुझे जरा सा ये बता ज़्यादा दीजिए, वसाइल है उनके पास। जी हबीब साहब, मुझे ये बता दीजिए ऐप दस्तक ऐप है, ये क्या जो सयाह हैं वो भी इस सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं? आपने कहा ये वन विंडो ऑपरेशन है, तो इसके की फीचर्स क्या हैं फिर? जी बिल्कुल मैडम, हमारे यहाँ एक्चुअली हमने एक बेहतरीन जामे किस्म का सिस्टम बनाया है जिसमें IT एज वेल एज हमारा जो हेल्पलाइन है 1422, ये राउंड द क्लॉक 247 चलता है। ये अगर जो भी बंदा मुल्की या गैर मुल्की सयाह हमारे पास हमारे सूबे में आना चाहता हो तो उस ऐप को भी यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए और अपनी सहूलत के लिए। एट द सेम टाइम दे कैन यूज और 1422 हॉटलाइन कि जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आपको हर वक्त 24 घंटे आपको मिल सकते हैं। अच्छा, और हबीबुल्लाह साहब, क्या इंटरनेशनल कंपेटिटर्स ने भी इस ऐप में और इस सिस्टम में दिलचस्पी का मुजाहरा किया है? सर अगर दोबारा सवाल करें तो मुझे जो आलमी मुकाबले में शरीक मुमालिक हैं, क्या उन्होंने भी इस ऐप और सिस्टम में दिलचस्पी का इजहार किया है? सर इसी मौके पे हमारी टीम ताइवान में बैठी है, हमारी अपनी CTA की टीम, और एक्चुअली हम तो रनर अप आए। यू वोंट बिलीव कि मतलब इतना छोटा सूबा होके ना पाकिस्तान को 2 ऑर्गेनाइजेशंस इस मौके पे रिप्रेजेंट कर रही है मुकाबले में। क्यों हम टॉप पे आ गए तो हम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें हमारा दस्तक फिर टॉप पे है, फिर हम रनर अप रहे हैं CTA। और बहुत सारे ममालिक जिसमें से थाईलैंड जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क है काफ़ी IT में, और उसके अलावा बहुत सारे और ममालिक है जो डेवलपिंग है, फिलीपींस, मलेशिया, वो दे वांट टू वर्क विद अस। हमारे प्रोविंस के साथ वो काम करना चाहते हैं। हमारे जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि जो अच्छी चीज़ हो रही है उसको हम आगे प्रमोट कर दें। अच्छा, और हबीब साहब ये भी बताइए, क्योंकि ज़ाहिर है KP में सयाहत के बड़े लोग सयाह बहुत आते हैं, बेबना मौक़े हैं, उसको मज़ीद ज़ाहिर हर चीज़ की इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, मज़ीद बेहतर बनाने, आलमी सतह पर लाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है KP गवर्नमेंट? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रो कर रहे हैं। एक तो हमारे रूटीन की जगह थी, नारायण है, कालाम है, कुमराट है, छतराल। इसके अलावा मैडम हम 2 चीज़ों पे आए हैं। एक हमने नई जगह दरियाफ्त की है, कोई 10-12 उधर इंशाल्लाह हमारा काम उस पर हो रहा है और हम लोगों को पेश करेंगे कि हमारे पास नई जगह आके करें। दूसरा जब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए वो इको टूरिज्म है, जो इस मौके की मुनासिबत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी इको टूरिज्म पे है कि आए, मतलब हमारे अपने माहौल, हमारे अच्छे माहौल को इंजॉय करें, इधर अच्छा टाइम गुजारे, लेकिन उसी माहौल को हम सलामत भी रखेंगे। हम कंक्रीट का जो सिस्टम है, हमारा जो होटल बन रहे हैं, इसको ख़त्म करके हम इको टूरिज्म पे आना चाहते हैं, जिसमें अभी अब मैं स्क्रीन पे देख रहा था तो हमारी इको टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट था, उसकी फ़ोटो आ रही थी कि हम माहौल को नुकसान पहुँचाए बगैर एक बेहतरीन सहूलत और महफूज तरीन सहूलत हम अपने सयाहों को पेश करें कि जी इधर आए, बहुत कम पैसों में बेहतरीन जगह को एंजॉय करें, मौसम एंजॉय करें, लोगों के हॉस्पिटलिटी को एंजॉय करें और माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने घर तशरीफ ले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
अच्छा जी, वेलकम बैक। तमाम तर पतंगबाज सजना हो जाएं तैयार, क्योंकि अब होगा पेचा और बो काटा। आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं। पंजाब में बसंत मेला जनाब 6 से 8 फरवरी तक लाहौर भर में मनाया जाए। खुशी चेक करें आप। मैं तो अभी ब्रेक में पूछ रही थी। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि ये बड़ी कल्चरल चीज थी हमारी और हमने इसको खो दिया था। नहीं, मैं जो ब्रेक में पूछ रही थी, ब्रेक में जो मुझे साइम बता रहे थे कि जी बसंत में क्या क्या होता है, तो भाई बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही फेस्टिविटी होती है। और हमने तो कहते हैं ना जी, सिर्फ टेलीविजन के थ्रू ही बसंत की कभी मनाजिर ऐसे देखे, लेकिन खाने भी बनते हैं, जबरदस्त किस्म के पकवान भी बनते हैं। मैं तो खैर आई वाज अ किड जब बसंत बंद हुई, बट आई स्टिल हैव अ वेरी ब्लरी मेमोरी। पूरा मोहल्ला, आप समझें कि एक पूरा मोहल्ला एक फैमिली होती थी और दूसरा मोहल्ला दूसरी फैमिली। छतों पे बिरयानियां आ रही हैं, जा रही हैं, लस्सियां चल रही हैं, सुबह नाश्ते से लेकर और शाम होने तक पेचा हो रहा है और बो काटे हो रहे हैं और मोहल्लों की आपस में वो क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन चल रहा है। ढोल वगैरह भी इसमें बजाए जाते हैं। और ये 25 साल बाद आप सोचें, ये रिवायत जो है, ये फेस्टिविटी का जो एक त्यौहार है, ये वापस आ रहा है बसंत। लेकिन ऑर्डिनेंस 2025 भी लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसे मुकम्मल तौर पे नाफिज किया जाएगा। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से बसंत का त्यौहार रोक दिया गया था। वो ज़ाहिर है लोगों की डोर फिरने से, धाती डोर फिरने से अमवात हुई। लेकिन ये ऑर्डिनेंस अब मेक श्योर करेगा कि हर पतंग डोर और फ़रोख्त कुनंदा रजिस्टर्ड हो और QR कोड उनके पास होगा। तो सीनियर वजीर ने बताया जी, सीनियर वजीर ने कहा है कि वजीर आला की हिदायत पर मोटरसाइकिलों पर हिफाजती एंटीना भी लाजमी करा दिए गए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा शिकार जी बाइक सवार हुआ करते थे। तो अब एक एंटीना होगा, सेफ्टी एंटीना होगा जो बाइक पे लगा हुआ होगा। शहर भर में मोटरसाइकिलों पर एंटीना लगाने की मुहिम जी आज से शुरू हो रही है। अच्छा, अब देखिए कि आप लोगों से गुजारिश सिर्फ ये, और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 25 साल बाद इस फेस्टिवल का इनेकाद दोबारा से हो रहा है। आप लोगों पर जिम्मेदारी ये बनती है, खुदारा कच्ची डोर ही इस्तेमाल करें, केमिकल वाली डोर ना इस्तेमाल करें, हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें, हुल्लड़बाजी से, इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें। एंटीनाज जो हैं वो अपनी बाइक्स के ऊपर लगाएं, सेफ्टी बाइक इस्तेमाल करें, हेलमेट पहने। और जो लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं वो भरपूर तरीके से एंजॉय करें। गुड्डे होते थे, अभी भी वो गुड्डे होंगे। छोटी वाली को गुड्डी कहते थे, बड़े वाले को गुड्डा कहते थे। और ये आप पतंगों की बात जी पतंगों की। और उस गुड्डे के ऊपर इनिशियल्स लिखे होते थे, एक दिल बनाता था। तो जब गुड्डा चढ़ता था ना, तो फिर वो जिस घर के ऊपर से गुजरता था वो समझते थे और वो देखते थे कि वो इनिशियल्स लिखे होते थे। मतलब बहुत कल्चरल एंड वेरी फेस्टिवल डिजाइन। जो ये दिल की तरह का डिजाइन क्यों है? मतलब बहुत यूनिक शेप्स के गुड्डे भी होते हैं ना, और कलरफुल गुड्डियां चढ़ी होती हैं आपके फिजा के अंदर। आई थिंक साइजेस भी होते हैं कि काफी बड़ी भी पतंग बड़ा होती वाला है, गुड्डा, छोटी वाली गुड्डी। चले जी। और ये भाई त्यौहार है, इसमें चूड़ियाँ, ड्रेस, उस हिसाब से बड़ा कलरफुल सा ये त्यौहार होता है। लेकिन हमारी एक बार फिर लोगों से गुजारिश है कि जो कानून नाफिज हुआ है उस पर अमल दरामद करें, ताकि इस त्यौहार की जो रिवायत है वो बरकरार रहे और ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार रहे। और प्लीज़, मुझे नहीं पता, लेकिन कराची में एक मसला ये है कि जब यहाँ कोई त्यौहार होता है तो हवाई फायरिंग होती है, तो इससे भी इज्तनाब कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और अब आपको ज़रा बताएंगे कि जनाब स्पेशल पीपल के हवाले से मैं ज़रा बात करना चाहूँगा, स्पेशली एबल्ड अफराद के हवाले से। कराची इंतज़ामिया का माजूर अफराद के लिए बड़ी शाहराहों पर खुसूसी इंतजाम करने का फैसला अब कर लिया गया है। शहर की बड़ी और मसरूफ़ शाहराहों को व्हील चेयर फ्रेंडली बनाया जाएगा और इस काम का आगाज़ अब्दुल्ला हारून रोड से किया जाएगा। अच्छा, क्योंकि कराची की एक बड़ी शाहराह है। हाँ, इसके बाद इस मंसूबे को शाहराह फैसल के साथ साथ दीगर शाहराहों तक ले जाएगा। अब जो स्पेशली एबल्ड अफराद हैं, इस मंसूबे में उनके लिए मखसूस पार्किंग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनके लिए जी आगे जो फ्रंट है उसकी आगे की सीट है, और रैंप या फिर जो पाथवेज हैं उसमें भी इनकी दस्तयाबी शामिल होगी, जैसे कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखते हैं। तो चलें जी, बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कराची हाजिम भंगबार साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच हाजिम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, किस तरह ख्याल रखा जाएगा? कुछ बातें हमने बता दी हैं, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस पर किस तरह रखा जाएगा? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। ओके, तो प्राइमरली ये जो इनिशिएटिव है, ये मैं एक्चुअली हमने काफ़ी कमिश्नर ऑफिस जब मैंने ज्वाइन की थी तो मेरे पास काफ़ी इनिशिएटिव थे कि आप डिफरेंटली एबल्ड या पीपल विद स्पेशल नीड के साथ उनको थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दे आप। तो शुरुआत में हमारे 2-3 स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए थे जिनके लिए मैंने इनके एक्सक्लूसिवली अपने स्पोर्ट्स इवेंट्स रखवाए थे। एंड स्लोली ग्रेजुअली मैंने ये पिच किया था कमिश्नर साहब को एंड सीनियर्स को कि हम 2-3 इवेंट्स तो कर लेते हैं, बट वी नीड समथिंग मोर।
थोड़ा मोर इनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एंड जितना मैं और इन्वॉल्व हो रहा था इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उसमें बच्चे थे और उनकी यही कंपेरिजन थी कि हमें एक्सेस नहीं है ना रोडों पे ना ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये सोच के आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले ये मैंने आइडिया पिच किया कि अब्दुल्ला हारून रोडों पे काम तो हो रहा है, बट आई वांट कि इनकी रिप्रेजेंटेशन होए, दैट दे शुड बी अलाउड एक प्रॉपर एक्सेस जहाँ ये अपने व्हील चेयर्स को यूटिलाइज करके क्रॉस ओवर कर सकें। तो पहला इनिशिएटिव था कि मैंने अब्दुल्ला हारून रोड पे इसके 2 सैम्पल पीसेस बनवाए एंड टू सी ये इसका कलर सस्टेनेबल है नहीं है, कितना अच्छा चलेगा, क्योंकि कोई बात नहीं मेंटेन कैसे होएगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड अभी हमने अलाइन कर दिया है, हर चीज़ हो गई सर्वे अब्दुल्ला हारून रोड की। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्प्रेड आउट होगा थ्रू आउट कराची। और ये जो अब्दुल्ला हारून रोड पर काम का आगाज हुआ है, ये कब तक पाया तकमील तक पहुंच जाएगा? सॉरी ये रिपीट करेंगे आप? जो अब्दुल्ला हारून रोड पर काम का आगाज हुआ है, ये कब तक खत्म हो जाएगा ये काम मुकम्मल तौर पर? हफ्ते में, 1 वीक। ओके, अच्छा, एक हफ्ते में। और उसके बाद नेक्स्ट रोड कौन सी होगी जिस पे इस काम को स्टार्ट किया जाएगा? उधर से अब मैं सिस्टमैटिकली चलूंगा। तो अब्दुल्ला हारून रोड हो गया, देन ऑब्वियसली मैं शारा फैसल पकड़ूंगा, देन स्लोली ग्रेजुअली जहाँ मैं देखूंगा, और खास करके जहाँ इनके इदारे होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, तो सदर में तो मैं सिस्टमैटिकली स्प्रेड आउट करूंगा। तो शुरू अब्दुल्ला हारून रोड से कर रहा क्योंकि उसकी ब्यूटिफिकेशन मुझे दी गई थी, तो 3 तलवार, फिर थोड़ा इस साइड, फिर सेंटर की तरफ ऑफ कोर्स। तो मैं आज से स्लोली ग्रेजुअली स्प्रेड आउट करूंगा, कीपिंग इन माइंड ट्रैफिक फ्लो कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होता है, कि कोई कोई अनफोर्सिबल सर्कमस्टेंसेस पे कोई ऐसा हादसे ना हो जाए। तो ओवरसी एवरीथिंग बेसिकली ये मैं फुल आउट शारा फैसल की तरफ जाऊंगा इसके बाद। अच्छा हाजिम, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, हमें थोड़ा सा पब्लिक को सिविक सेंस भी देना होगा इन चीज़ों के हवाले से। अब कराची में अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ प्राइवेट बसें भी हैं, फिर ट्रांसपोर्ट में ये कहा गया है जी बुजुर्ग अफराद स्पेशली एबल्ड अफराद के लिए सीट का हक, यानी आगे की जो सीट है वो उनके लिए रखा जाएगा। तो इसको मेक श्योर कैसे करेंगे? खासतौर पे मैं अगर जो लोकल बसेज हैं हमारी उनकी बात करूं, या वहाँ भी ये सिस्टम लेकर आएंगे आप? वेरी गुड क्वेश्चन, डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली वहाँ भी आएगा। सो बेसिकली अभी तो पहले ये था कि ये थोड़ा स्टार्ट ऑफ कर दें, रिप्रेजेंटेशन दे दें, थोड़ा लोगों को इसको सेंसिटाइज कर दें कि पीपल थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि ये भी हमारे सिटीजन्स हैं, दे नीड टू यूज़ द रोड एज मच, कोई और को किसी को यूज़ करना है। तो फिर थोड़ा इसके 2-3 थोड़ी मामूली सी प्रोमो करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे। इसके बाद जो बस रूट है, जो उसके स्टैंड्स हैं, बस रूट के जो स्टैंड्स होते हैं, वहाँ सिस्टमैटिकली किया जाएगा कि वहाँ रैंप्स हों कि बस से कैसे निकलेंगे। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन भी जा रही है। तो जैसे मैं रोडों की बात कर रहा था, उसमें ये इन्वॉल्व है कि बसेस कहाँ रुकती हैं, तो वहाँ इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन होनी चाहिए बेसिकली। सबसे पहले तो ये जो बैंक है वहाँ जो रैंप बने हुए हैं, उनका जो मैप किसने डिज़ाइन किया, मैं तो इंजीनियर्स पे हैरान होती हूँ जिस तरह के रैंप वहाँ बनाए गए, ज़रा उस पर भी गौर कर लीजिएगा। मतलब जो रैम्प्स बैंक्स के बाहर हम अक्सर देखते हैं, वो रैम्प्स इतने इंक्लाइंड होते हैं कि उसके ऊपर आप व्हील चेयर लेकर नहीं चढ़ सकते। तो ये कह रहे हैं कि उन पर भी प्लीज गौर कीजिएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो रैम्प्स बनते हैं इनको आपको डिफरेंट रेशियो से बनाया जाता है। तो मैंने वही कहा जब मैं किसी पे काम कर रहा था, इनके जो प्रोपोर्शंस होते हैं, जो व्हील चेयर किस पे चल सकती हैं, किस पे नहीं चल सकती हैं, सबसे जो बेसिक व्हील चेयर चलती हैं उनका एक प्रोपोर्शन अलग होता है रैम्प का, उसको काफ़ी टिल्ट नहीं दे सकते आप, क्योंकि फिर व्हील चेयर वाला इट कैन फॉल ओवर। तो इसकी प्रॉपर एक वो होती है, मेजरमेंट होती है, उनको अकाउंट में लेके हर चीज़ लेके तभी ये बने। तभी जब मैं रोड पे सर्वे भी कर रहा था, तो जब फुटपाथ थोड़ा ऊपर है, आई टू मेक श्योर कि इसकी जो लेंथ होगी या जिसकी टिल्ट है, इट नीड्स टू बी एक्यूरेट कि हर व्हील चेयर पे ये यूटिलाइज होए। तो आप इस बेसिकली कोई रैंप बना के नहीं कह सकते कि रेडी हो गया, नहीं। ये उसका स्लोप बहुत स्मूथ होना चाहिए विद ब्रिजेस, कि वो स्लाइड आउट नहीं हो जाए रोड पे। ठीक है, थैंक यू सो मच आज़म अकबर। और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि हर कोई इंसान अगर अपनी अपनी डोमेन में, कैपेसिटी में कुछ भी करना चाहे तो बहुत कुछ इस माशरे में बेहतर हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है और हमें इससे जी आप कहते हैं ना, इस चीज़ से लोगों को एजुकेट भी करना होगा कि हमें वी हैव टू हैव पेशेंस। हमें बुज़ुर्गों का और इस तरह स्पेशली एबल्ड अफराद का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। चलो जी, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और आप सोच रहे होंगे मैं क्यों इतना मुस्कुरा रही हूँ, खाने की मज़े की पकवान की बात आ गई है, भूख जाग गई है, ब्रेकफास्ट उस तरह से मैंने किया नहीं था,
तो इस वक्त जी मटका बिरयानी की मैं बात नहीं कर रही, मैं मटका फालूदा की भी बात नहीं कर रही, फिर क्या, मटका चिकन की भी मैं बात नहीं कर रही, मुंह में पानी आ रहा है। पेशावर में जी अब मुतारिफ कराई गई है मटका फिश। अच्छा, और ये मटका फिश कैसे बनती है वो बताएंगे आप? आप बताएं, क्योंकि ये तो भाई 18 मसालों से बनती है। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ दुम्बे की चक्की में बनी मटका फिश का जायका इतना लाजवाब होता है कि शदीद सर्दी में भी शहरी दूर दूर से मछली खाने आते हैं। दुम्बे की चक्की का पता ना आपको? नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। आप जरा ये देखें, रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर ने तैयार की है, शाजिया ने, और आप भी देखें, हम भी देखते हैं। सर्दी की शामों में दोस्तों का साथ हो या फिर करनी हो मेहमानों की खसूसी तवाज़ो, तो ऐसे में मटका फिश की भीनी खुशबू में यादें तो बन ही जाती है। मटका फिश एक डिश ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीबी रिवायत बनती जा रही है। मटके का फिश जो है ये बिल्कुल यूनिक है। मेरे साथ कुछ मेहमान थे, हम इनके साथ आए, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन बहुत अच्छा जायका है। कुछ दोस्त थे, उन्होंने यहाँ पे बुलाया था तो मैं उनके साथ इधर आया हूँ और इधर मैंने ट्राई किया मटका फिश, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। इस अनोखे जायके की कीमत 1400 रुपये फ़ी किलो है, जिसमें दुम्बे की चक्की, आलू और 18 देसी हकीमी मसाले शामिल किए जाते हैं। यही इम्तिजाज मटका फिश को आम फ्राई मछली से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाता है। और मटका फिश जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें हम डालते हैं दुम्बे की लात और साथ ही साथ हम डालते हैं आलू और कुछ हमारी अपनी रेसिपीज है, जिसके साथ इनकी जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद और नायाब बन जाती है। मटका फिश एक पुरानी रिवायत को जिद्दत के साथ जिंदा करने की कोशिश है। माजी में जरासीम कुशी और बेहतर जायके के लिए मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल आम था, और यही वजह है कि मेहमान नवाज पेशावर अपने तारीखी पकवानों को न सिर्फ संभाल कर रखे हुए है बल्कि बदलते वक्त के साथ उन्हें नए अंदाज में आवाम तक पहुँचा भी रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ शाजिया निसार, एयरवाई न्यूज़ पेशावर। अच्छा, हर शहर का ना मछली खाने का वहाँ का तरीका जो है ना वो अलग है। कराची में देखें मोस्टली ग्रिल्ड मछली लोग एंजॉय करते हैं, पंजाब वाली साइड पे थोड़ी ज़रा फ्राइड मछली होती है, डीप फ्राइड। पेशावर में आप ये देखिए मटका फिश चल रही है। क्या बात है, मछली का सीज़न है तो जी भर के खाएं, मज़े मज़े के पकवान का ये मौसम है। लेकिन ठंड भी है तो आपने अपना ख्याल भी रखना है, सेहत का भी ख्याल रखना है। और जब ठंड और खुश्क मौसम हो जाता है तो फिर हम देखते हैं लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे रेस्पिरेटरी जो इशूज़ हैं, डिजीज़ हैं, वो बढ़ जाती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी कमज़ोर हो जाती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, आप हर शख्स से पूछें वो खांसता हुआ ज़ुकाम भी नज़र आएगा। और अगर ये ज़्यादा सूरत हाल संगीन हो जाए तो फिर नमूनिया, फेफड़ों में इन्फेक्शन, दमा, ये सूरत भी इख्तियार कर जाता है। तो भाई क्या किया जाए ऐसे में? ऐसे मौसम में योगा जिस्म के दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद देता है और बाकायदगियों के साथ प्रैक्टिस से खून की गर्दिश बेहतर होती है, जिस्म में सोजिश कम होती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो कम होती है। सांस की नालियों को खुलने में मदद मिलती है, वैसोडाइलेशन जिसे कहते हैं। ख़ास तौर पर सांस की मशकें और जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं वो सांस को मुतवाज़न करती हैं बहुत, और हम इसको कहते हैं ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो चलें हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम योगी साहब। थैंक यू सो मच नईम हमें ज्वाइन करने के लिए। अब ज़रा बताइएगा जी, लोगों के बड़े इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा मुतासर होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कैसे बढ़ाएं, ऐसी कैसी मशक़ें एक्सरसाइजेज हैं जो मदद कर सकती हैं? बहन, क़ुव्वत मुदाफ़त का ताल्लुक़ आपकी डीप रिलैक्सेशन के साथ है, डीप स्लीप के साथ है। जब आप डीप स्लीप लेते हैं तो आपके अंदर एक मदाफ़ती निज़ाम एक्टिव होता है। आपके अंदर जो है वो रिपेयरिंग का सिस्टम जो कुदरत ने रखा है, जो आप जब डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पाते तो निज़ाम एक्टिवेट नहीं होता। उसके लिए जो है वो लाजमी हमें कुछ नींद को बेहतर करने की कुछ मश्क मैं आपको बताऊंगा। सोने से पहले बेड पर लेटे हुए एक ब्रीदिंग कर लें, जिसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कहते हैं, अनुलोम विलोम। ये पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लें, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट साइड इनहेल करेंगे और राइट साइड एक्सहेल, फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे तो कितने और टाइम लेफ्ट साइड एक्सहेल। ये 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आप बेड पे लेटे हुए कर लें, इससे आपकी नींद बड़ी अच्छी होती है। और अगर बेड पे लेटे हुए अगर आप जो है वो अगर आप सोने के उसमें रूम में चले गए हैं तो अपनी आइज़ को ब्लिंक किया करें, अपनी आंखें ब्लिंक करने हैं आपने सोने से पहले, कॉन्शियस ब्लिंकिंग।
कॉन्शियस ब्लिंकिंग जो है ये आपको डीप स्लीप की तरफ लेके जाती है, क्योंकि जब इंसान जब सारा दिन खोया रहता है तो उसकी आंखें ब्लिंक नहीं करती। अच्छा। आपने कभी किसी इंसान को खोया हुआ देखा होगा, जब वो मुख्तलिफ सोचों में खोया होता है तो उसकी आंखें ब्लिंक नहीं करती। तो कुदरत ने एक ब्लिंकिंग का सिस्टम रखा है। दिमाग का सबसे पहला ताल्लुक आंख से है। दिमाग के अंदर जो इमेज बनता है वो आंख स्कैन करती है तो दिमाग के जरिए उसमें फिर देखता है। तो इंसान जो है अगर अपनी आंखों की मश्क कर ले सोने से पहले, इनको थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा ले, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, आंखों को ब्लिंक कर ले, तो इससे जो है वो जो दिमाग के अंदर जो जंक फाइलें बन चुकी हैं, जो खुली हुई हैं सारा दिन की, वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो आप इजीली डीप स्लीप तक पहुंच सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन मश्क है डीप स्लीप के लिए, सोने से पहले लेटे हुए ही अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लें और अंधेरे को देखें, आंखें खोल के रखनी है। इसमें आपने जिस तरह वो बिल्कुल आपको एक अंधेरा नजर आएगा आंखों के ऊपर। मोबाइल तो बहन जो है वो सोने से 2 घंटे पहले साइड पर रखना चाहिए। जो लोग रात को सोते हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं जी हमें नींद ही मोबाइल देख के आती है, बेसिकली वो नींद नहीं होती, वो आंखें थक के बंद हो जाती हैं, उसको नींद नहीं कह सकते। वो आंखें थक के आपकी बंद हो गई और आप जो है उसको अच्छा नहीं, ये तो हो गई डीप स्लीप की बात। अब जरा आप हमें ये बताइएगा कि योगा कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं या मशकें हैं जिनसे फेफड़ों को मजबूत बनाया जा सकता है, फेफड़ों की बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है? बिल्कुल जी। सबसे पहले हम ये जो सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचने के लिए आपको एक मुद्रा बताएंगे जिसको अदि मुद्रा कहते हैं। अंगूठों को ऐसे पकड़ लिया करें, कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी एज में अपने अंगूठों को ऐसे पकड़ लें और मुसलसल ऐसे पकड़े रखें 10-15 मिनट के लिए। इसको अदि मुद्रा कहते हैं। ये आपको सर्दी का असरात नहीं आने देगा बॉडी के ऊपर। जितने भी सर्दी के असरात बॉडी पे आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको सर्दी लगना भी कम हो जाएगी। अगर आपको बहुत सर्दी लगती है तो आप अंगूठों को पकड़ लिया करें, आपको सर्दी नहीं लगेगी। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जिनको खराटे आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, वो इसको बनाएं तो उनको सांस की तंगी खत्म हो जाएगी। जो सांस की तंगी आ रही है इससे सांस इजीली आता है और इससे एंजाइटी भी कम होती है। अच्छा, डीप ब्रीदिंग के बारे में भी बता दीजिए। लंग्स के हवाले से बात करें जी, लंग्स के हवाले से बात करें तो लंग्स के लिए एक कैमल पोज किया जाता है। कैमल पोज को हम जो है वो एक आसान अंदाज में करेंगे ताकि सब लोग कर सकें। वैसे तो काम आसान है, लेकिन अगर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे मिलाएं और अपनी चेस्ट को वाइड करें, ऊपर देखें, चेस्ट को वाइड करें, यूं स्ट्रेच करें, ऊपर देखें, अपनी अपर बैक को स्ट्रेच करना है, शोल्डर को खींचना है, शोल्डर वाइड करने हैं। दोनों हाथ अपने जो है वो पीछे ऐसे मिला के नीचे आप मैट पे रखें और ये बेड पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। आप अपने हाथों पे पूरा वेट अपना डाल दें और चेस्ट को वाइड करें, ऊपर देखिए। वाह, ये थोड़ी देर के लिए रुकें, 10 सेकंड के लिए, फिर वापस आ जाइए। और अब अगर हम बात करें कि लंग्स को मजबूत करना या लंग्स की इन्फेक्शन को ख़त्म करना, और उसके लिए एक मुद्रा है अंगुष्ठा मुद्रा। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को ऐसे खड़ा रखिए और इस तरह इंटरलॉक करिए कि आपकी पाम्स टच हो जाएं, लेफ्ट अंगूठा खड़े रहेगा। इसको अंगुष्ठा मुद्रा कहते हैं। ये बाकायदा अस्थमे का भी इलाज है। जिसको अस्थमा हो चुका है, दमा हो चुका है, सांस की दिक्कत आती है, इन्फेक्शन होगी लंग्स के अंदर, ये 15 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 दफ़ा बनाएं तो जो टीबी के पेशेंट हैं वो भी इससे जो है शिफायाब हो सकते हैं। इसको अंगुष्ठा मुद्रा कहते हैं। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ, ये संस्कृत जुबान के नाम है, आप लोग इसको बाकायदा सर्च कर सकें। अंगुष्ठा मुद्रा है। और जिनको स्टेमिना का इशू है, जिनका सांस फूलता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलता है और जो है वो बैठे हुए जो है वो चलते फिरते उनको जो है लगता है कि हमारे लंग्स वीक हैं, तो उनको एक ट्रेनिंग में बताने लगा हूँ। अगर सांस को निकाल के रोकें, सांस को खारिज करके रुकें, अगले सांस में वक्फा बढ़ाएं। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर लेके रोकते हैं। हाँ। इससे लंग्स मजबूत नहीं होते। लंग्स मजबूत होते हैं, सांस को खारिज करके रोकना है। सांस खारिज करके जब रुक जाएं, अगले सांस में वक्फा बढ़ाएं। जितना वक्फा बढ़ाते जाएंगे अगले सांस में, उतने आपके बहन उससे लंग्स मजबूत होते हैं। उससे लंग्स की जो है वो सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। एक चीज बताएं, आजकल लोगों का रुकते हैं तो अगली सांस जी, आजकल लोगों का बड़ा मसला है जी, कहते हैं जी बहुत स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, घर में मसाइल हैं, जहनी सुकून नहीं है। इसके लिए कोई एक्सरसाइज होती है जो आपको एक एक ट्रांस में अच्छी ट्रैंक्विलिटी में ले जाए, सेरेनिटी में ले जाए? बहन, इसके लिए एक मोर्छा प्राण में अभी करूँगा आपके सामने। एक सांस की मश्क है, वो अगर आप 5 मिनट्स डेली कर लें, सिर्फ 5 मिनट्स, तो आपको फ़ौरन इसका इफेक्ट आएगा। आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, सोचें बंद हो जाएंगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। करना क्या है, नाक से सांस लेना है और मुंह खोल के आपने हाँ की आवाज़ के साथ सांस निकालना है।
गला आपका इस्तेमाल होगा। गले से हा करके सांस को निकालना है, मुंह पूरा खोल के हा करके सांस को निकालेंगे और इसको 5 मिनट्स डेली करें। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, एंग्जाइटी कम होती है। और इसके अलावा अपने पोर्स दबाया करें, अपने पोर्स को दबाया करें। अपने पोर्स को दबाएंगे तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। अगर आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन का इशू है तो अपने पोर्स को दबाएं। अगर आपको बार बार आपको जो है अटैक आते हैं एंग्जाइटी के, आपको जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये पोर को दबाने से बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक हो क्या? अपने सिर्फ पोर, अपने हाथों से अपने पोर को दबाएं। एक एक पोर को ऐसे शिफ्ट करते रहें 1 बाय 1। और एक और बात बता दें लास्टली नईम साहब, अक्सर ना बड़ी वो क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेड सी नींद आती है रात को, इस मौसम में ख़ास तौर पर लोग शिकायत करते हैं, एक डीप स्लीप में नहीं जा पाते। तो उसके लिए भी कोई ऐसी आसान सी छोटी सी एक्सरसाइज बता दें कि वो जो नींद बार बार टूटती है रात को उठ के और आपका दिमाग मुसलसल चल रहा होता है, थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में, लेकिन आप सो भी रहे होते हैं साथ साथ, तो वो उसका क्या हल है? उसका ब्रदर एक ही हल है कि जब आप रूम में जाएं तो आप इर्द गिर्द देखा करें, अटैच करें अपने आप को सबसे पहले रूम के अंदर। और एक बहुत बड़ी गलती है, बेड जो है उसको सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस बैठ के गुफ्तगू ना की जाए, बेड को किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। बेडरूम जो है वो सिर्फ नींद के लिए होना चाहिए, ताकि आपके जो अंदर जो सेंसर चल रहे हैं वो आप फील करें कि ये सोने की जगह है। कुर्सी बैठने के लिए है, सोफा बैठने के लिए है, ड्राइंग रूम बैठने के लिए है, बेडरूम सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। जब आप बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो नींद बड़ी अच्छी आएगी और इर्द गिर्द देखने से अटैचमेंट होगी। आपकी आंखों का इस्तेमाल करें, जब आप आंखों का इस्तेमाल करेंगे तो आप रूम में हाजिर हो जाएंगे। आपके दिमाग के अंदर जो फाइलें खुली हुई हैं दिन भर की, वो बंद होना शुरू हो यूटिलाइज करें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच नईम योगी साहब हमारे आते हैं और बड़ी मुफीद इन्होंने हमें मशवरे और योगा की एक्सरसाइज बताई है। सबसे पहली बात ये, जो मोबाइल फ़ोन है ना, सिर्फ 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले ही सही आप इसका स्क्रीन टाइम कम करें और अपने जो रूम है सोने का, वहाँ पर जी आप येलो लाइट्स या लो लाइट्स जो हैं वो लगाएं। ये जो बिल्कुल चमकती दमकती लाइट्स होती हैं ना, आपकी आंखों से जी नींद छीन देती हैं। बिल्कुल जी। और अब आपको ज़रा, जहाँ पे हम खानों की बात कर ही रहे थे इससे पहले, तो ज़रा वही गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं, सूप की तरफ चलते हैं। विंटर्स में अब विंटर्स आ गई हैं और अब यहाँ पर आपको पता है कि मछली और चलेगी और सूप चलेगा। भाई नाज़िमाबाद पापोश नगर की मशहूर जी बटेर की यखनी, इसका तो मैंने ही बहुत सुना है, इसकी धूम मची हुई, आप ट्राई कीजिएगा। और शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर शहरियों का रश लग जाता है। राफे हुसैन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब सर्दी सताए और कुछ गर्म पीने को दिल ललचाए तो याद आए नाज़िमाबाद पापोश नगर की मशहूर बटेर की यखनी। जायका अच्छा लगता है, जायके की वजह से तो इतनी दूर से भाप उड़ाती गर्मा गर्म यखनी काली मिर्च, नमक, सिरका, लाल चटनी और दीगर मसालों से तैयार की जाती है, जो सर्दी की शिद्दत को कम करने और मौसमी बीमारियों से महफूज रखने का बेहतरीन और सस्ता नुस्खा है। फ्रेश बटेर फ्रेश मसालों से तैयार किया जाता है और बटेर की हमारी जो है बहुत खास यखनी है। इससे नज़ला ज़ुकाम सांस वालों के लिए बहुत मुफीद है। सादा यखनी 50 रुपए की है, अंडे वाली 100 की है, बटेर के साथ 200 रुपए की है। खास मसाले से तैयार होता है जो जायके में भी अच्छा है और मयान में भी अच्छा है। यखनी की खास बात इसके साथ बटेर का गोश्त और बटेर के अंडे भी हैं, जिसे खाने के लिए शाम 6 बजे से ही शहरियों की लाइन लग जाती है। हम तो तकरीबन 8 से 10 साल से ये सूप पी रहे हैं। बटेर का सूप और इनका जो कॉर्न सूप है, दोनों हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 26 साल से पापोश नगर की जायकेदार बटेर यखनी के बारे में मशहूर है कि सर्दी भगानी है तो बटेर की यखनी लानी है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़ कराची। तो भाई राफे ने तो खैर हमें नहीं पूछा, लेकिन साइम आज ये ट्राई करेंगे और फिर ये हमें बताएंगे। और वैसे डीप स्लीप का मसला हल हो गया, ये ट्राई करके मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा। अभी योगी साहब ने बताया ना कि आप जाहिर सी बात है बेडरूम को आप सोने के लिए इस्तेमाल करें, आप वहाँ गुफ्तगू के लिए पत्ते खेलते रहते हैं, फोन यूज करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। चले जी, आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।